अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। खूबसूरत दिन है, नया दिन है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और सिदरा मीर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। काश मैं भी ये कह सकती शुएब। आप नहीं कह सकती, आपको ये कहना पड़ेगा कि आप बहुत हैंडसम हैं। चलिए आप मान लें इसको। आप नहीं कहेंगे। अच्छा, आप अच्छे लग रहे हैं शुएब। एक ही फायदा, इतनी देर बाद मैं नहीं खेलता। नहीं खेलना नहीं, हमें लोगों को ये बताना है कि कल हमने जो चीज़ें बताई उसके बाद आज के दिन की क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो आज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, ऑब्वियसली कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जिससे आप ज़्यादा खुश ना हो पाए, लेकिन हम आपको उम्मीद दे सकते हैं कि आगे चलकर कुछ अच्छा हो जाएगा। एक खबर ऐसी है जो किसी के लिए अच्छी भी है और किसी के लिए बुरी भी है। यानी वो खबर ऐसी है कि पासपोर्ट मनसूख होने वाला है, जिसका मनसूख होने वाला है उसके लिए खबर बुरी है, लेकिन जो नाकदीन है, जो मुखालिफिन है, उनके लिए खबर अच्छी है, बिकॉज वो इसका इंतजार कर रहे थे। जब शेख रशीद साहब ने ऐलान किया था कि वो मनसूख कर देंगे नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट, 4 हफ्ते के लिए गए थे, याद तो आपको भी होगा। वो 4 हफ्ते कई बार हो गए, 1.25 साल हो गया, वापस नहीं आया। और इस वक्त भी सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं कि सब वापस आ गए, रेट भी वापस आ गए, टमाटर भी 400 से 40 रुपए का हो गया, लेकिन जो दवाई लेने गया था वो वापस नहीं आया। तो एनीवेज, ये तो हम लाइटर साइड की बात करें, मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पर। बट नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो रही है और रिन्यू होने के लिए राबता नहीं किया गया और हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट ना देने का फैसला कर चलें, वो तो नहीं आए, लेकिन जो यहाँ पर हैं उनके दरमियान अब कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। सिंध असेंबली की बात कर लेते हैं। 2 सिंध असेंबली से और पंजाब के हल्के से एक हल्का ऐसा जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। कराची के हल्का PS 88 मलीर की हम बात करें, जहाँ पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM आमने सामने है, तो समझिए कि तगड़ा मुकाबला होने वाला है। इसी तरह सांगड़ के PS 43 पर जियाला और खिलाड़ी मैदान में है। और इसके अलावा पंजाब की बात आप कर दी, मैं बलूचिस्तान में का वो हल्का जिसका मैं इंतखाब है, पशीन की बात आप करना चाह रही हैं? यस, बिल्कुल। और पशीन का ये हल्का है PB 20, जहां पर PDM के मुश्तरका, सुनने वाले सुन लें, मुश्तरका उम्मीदवार से बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नुमाइंदा मद्दे मुकाबिल है। इसी तरह पोलिंग का अगर हम आपको बताएं तो ये बगैर किसी भी वक्फे के शाम 5 तक जारी रहेगी। 5 बजे से पहले आपको जाकर अपना वोट कास्ट करना है। और जिस वोट की बात सिद्रा आप कर रही हैं, अब मामला ये है कि वोट दो, नोट लो, या नोट लो और फिर जाकर वोट दो। एक वीडियो ने तहलका मचाया था, उसकी गूंज अभी थमी नहीं थी, अभी उस पर तहकीकात तो हो रही हैं, लेकिन एक और वीडियो सामने आई है और मचा दी है उसने हलचल। NA 45 कुरम, इसके ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो सामने आई है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सैयद जमाल, वो नोटों के बंडल तकसीम करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहा यही जा रहा है कि वो दे रहे हैं नोट के, मिल जाएगा वोट। लेकिन अभी सवाल होगा उनसे, सवाल अवाम भी कर रहे हैं और सवाल इलेक्शन कमीशन भी करेगा। और इससे पहले शुएब जो वीडियो आई तो उसके ऊपर क्या जस्टिफिकेशन दी गई कि वो नोट नहीं, वो किताबें थी। मतलब माँ सदके जो जस्टिफिकेशन है जिसको ये कहने का दिल करता है, यानी इतनी क्यूटनेस और इतनी इनोसेंस कि आपने कहा कि वो किताबें थी। एक शख्स ने कहा था किताबें, बाकी ने मान तो लिया था कि नोट हैं। फिर कहा गया कि स्पीकर हाउस से, फिर बाद में मामला खुल रहा था क्योंकि परवेज खटक साहब ने खुद कहा कि एक तो वो स्पीकर हाउस नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि उनको मालूम है कि घर कहाँ का है, घर कौन सा, कहते दिखा भी देंगे, दिखाया अभी तक नहीं है। अच्छा, वैसे ये वीडियोस जिन टाइमिंग्स में अभी सामने आ रही हैं उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ना सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि शुकूक व शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। बनाने वालों ने रिवील क्यों किया जा रहा है? बनाने वालों ने इसी वक्त के लिए बनाई थी सिद्रा, ये कह सकते हैं हम। लेकिन अब एनीवेज जो हम बात कर रहे हैं, बदल रहे हैं, मौसम भी बदल रहा है, मौसम की बात कर लेते हैं। आप अपने शहर की बात मुझे बताएं, कोई घर में बात छत हो रही हो, क्या हालात हैं सियालकोट के? मेरी कल रात को ही भी बात हुई है, तो अभी तो जी यहाँ पर तो गर्मी आना शुरू हो गई है कराची में, लेकिन पंजाब के लोगों के अभी भी बड़े मजे हैं। वहाँ पर अभी भी बाकायदा धुंध का राज है। रात में वहाँ पे सर्दी हो रही है, शाम में सर्दी हो रही है, लोगों को अभी भी घरों से निकलने में मुश्किलात का सामना है। और एक अच्छी बात ये भी है कि उनको अभी भी सर्दियों के खाने एंजॉय करने को मिल रहे हैं। तो आपने जो यहाँ पर जैकेट्स लेके रखी थी, आप जाए वहाँ जाके पहने, यहाँ तो नहीं पहन सकते। यहाँ से छुट्टी मिलेगी तो मैं जाऊंगी ना। अच्छा, मतलब अब सिद्रा छुट्टी भी ऐसे मांगेगी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। रास्ते भी तो बंद हैं। हाँ, रास्ते बंद है, लेकिन वो 24 आवर्स तो बंद नहीं होते सिद्रा, वो तो एक लिमिट में बंद होते हैं कि जब फॉग होती है तो फिर वो कहते हैं कि इन औकात में ट्रैवल ना तो फिर देखने वालों को बता देते हैं कि मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा और M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया से शोरकोट तक रास्ते बंद हैं जनाब। मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी में धुंध है। कौमी शाहरा पर हद निगाह 20 मीटर रह गई। यार, लाहौर एयरपोर्ट पर कई परवाजें मंसूख हुई हैं। इसका एक शिकार हुए हमारे साथी एंकर जिनकी कल की फ्लाइट थी, वो नहीं आ पाए आज क्योंकि कल उनकी फ्लाइट इसी वजह से डिले हो गई। एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी हैप्पी क्योंकि दो रोज पहले उनका माशाल्लाह निकाह हुआ है। हम बात करें शाहजेब की तो वो तो चाह रहे होंगे थोड़ा सा टाइम और अभी वहाँ पे गुजार के हैं, तो ये उनकी दिली मुराद पूरी है। भाभी ने दुआ की जरा एक दिन सैया और यहाँ पे रुक गए तो वहाँ पर रुक गए हैं। अच्छा जी, आप बात कर लेते हैं खेल के मैदान की भी, और खेल के मैदान से खबर
खबर ये है चूँकि 20 तारीख PSL का मेला सजने वाला है और सीटी बजने वाली है, ऐसे में गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी है। कुछ टीम्स का जिक्र कर लेते हैं, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स। इनकी टीम्स की अगर हम बात करें तो नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस इन्होंने की है। ना सिर्फ प्रैक्टिस की है, गाने भी। ओ यस, बिलाल आसिफ ने अपना गाना रिलीज कर दिया है जी, क्रिकेटर हैं और उनका गाना वो हम आगे चलकर आपको शायद सुनवा भी पाएंगे। लेकिन ये तो चीदा सी कुछ खबर थी जिन पर बात करना बहुत जरूरी थी। पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल जी, दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। वीजा हमने सिदरा को लगा के दे दिया। सिदरा पहला वीजा हमने आपका लगा दिया अमेरिका का। अच्छा, वैसे आपने अच्छा किया क्योंकि अमेरिका में पहला 3D प्रिंटेड घर फरोख्त के लिए पेश आप खरीदने जा रही हैं वहां पे? खरीद तो नहीं सकते, रिच एंकर। हाँ, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि वो सिर्फ 48 घंटे के लिए मुख्तसर वक्त में घर तामीर कर सकते हैं, जबकि ये घर 50 साल से जायद अरसे तक कारामद रहेगा। शुएब, सोचो 3 बेडरूम्स हैं इस घर में, इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। 2 बाथरूम्स पर मुश्तमिल है और घर की कीमत तकरीबन 5 इस घर को जरा आप हमारे साथ विंडो में चल रहे देखिए भी जरा, इतना खूबसूरत एक घर है कि 3D प्रिंटिंग का ये शाहकार है। और जाहिर है हम देखते हैं कि इनोवेशन है, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि थोड़ी सी मुद्दत में और इतना जबरदस्त घर जो कि हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए तो आप खरीद सकते हैं। एक काम करते हैं, 1000-2000 मैं डाल दूं तो बाकी के आप डाल देना, तो फिर हम खरीद लेते हैं। हम एक पिक्चर बनवा सकेंगे। अच्छा जी, अब अगला वीज़ा हमने लगा दिया है स्विट्ज़रलैंड का और वहाँ के माहिरीन ने एक ऐसा बरकी आला तैयार किया है जिसे अगर आप अपने रिस्ट पर पहन लें तो उस रिस्ट पर पहनने के बाद वो अंदाज़ा लगा सकेगा कि क्या आप परेशान तो नहीं है, घबराए हुए तो नहीं है। अमेजिंग, क्योंकि इसमें जो ट्रांसिस्टर नस्ब है वो जो हमारी स्वेटिंग है, पसीना है, उसमें कार्टिसोल का लेवल मालूम करते हैं। कार्टिसोल से मालूम होता है कि आपके डिप्रेशन का लेवल क्या है, तनाव की कैफियत कितनी ज्यादा है, कितने आप डिप्रेस हैं, कितने आप परेशान हैं। पहनना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल घड़ी के साइज का है। जैसे मैंने ये घड़ी पहन रखी है, ऐसे ही आप इसको पहन सकते हैं और ये आपके मिकदार को, डिप्रेशन की मिकदार को मुसलसल नापता रहता है। कार्टिसोल बेसिकली शो करता है जैसे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं ना कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, इसी तरह ये आपका कार्टिसोल चेक कर सकते हैं कि क्या है। और इवन अब तो स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि बताती हैं कि आप कितनी देर आपने डीप स्लीप ली है, कितने कदम आप चले हैं, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, यानी वो सारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें शो होते हैं। अब इसमें एडिशन हो गई है कि डिप्रेशन कितना ज़्यादा आपको ये आपको बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जब डिप्रेशन है जरा एक्सरसाइज करें, नया दिन देखें तो आपका डिप्रेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। इतनी अच्छी इसके साथ साथ थोड़ा होशियार भी रहें क्योंकि अब डिप्रेशन और इसकी हमने बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं कि जिससे लोगों को मुहतात रहना चाहिए। चोरियाँ तो वैसे बहुत इकसाम की हम देखते हैं, होती भी रहती हैं, लेकिन ये एक चोरी ऐसी है कि मैं इसको क्या कहूँ कि ये इंतहाई ताज्जुब हैरत की बात है, तशवीशनाक बात है। अंगूठे के निशान से भी चोरी हो रही है जनाब, क्योंकि PTA को इस तरह की 1500 से ज़ायद मुतासिरीन की शिकायत मौसूल हुई हैं कि उनके नाम से जाली सिम्स का इजरा हो रहा है। ओके, यानी वो सिम कार्ड का जो इजरा है वो थंब इंप्रेशन के जरिए ज़ाहिर होता है, तो इसका मतलब है किसी ने थंब इंप्रेशन चोरी किया और फिर उसके नाम पे वो सिम निकलवाई। अब सिम निकलवाने के बाद किन मकासद में वो इस्तेमाल हुई, इस पर बहुत से सवाल उठते हैं। ज़हीर अली खान ने इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट इट। कभी NGOs के इमदादी पैकेज के नाम पर धोखा, तो कभी किसी और लालच या तरगीब का झांसा। ट्रेस पेपर पर अंगूठे लगवाकर शनाख्त चोरी की वारदातें उरूज पर। PTA को 1500 से जायद मुतासरीन की शिकायत भी मौसूल। मोबाइल फोन्स की जाली सिम्स का इजरा बड़ा धंधा। पंजाब के सादाला अवाम और पसमानदा इलाके लुटेरों का बड़ा हदफ है। शिकायत की भरमार पर PTA की भी बड़ी तैयारियां। जाली शनाख्त पकड़ने के लिए 80,000 से जायद सिम वेरिफिकेशन मशीनें तब्दील करने की छान ली गई। अवाम को भी इंतहाई मोहतात रहने का मशवरा। PTA हुकाम का कहना है सर्वे फार्म फोन कॉल पर तो किसी को अपनी मालूमात हरगिज न दी जाए। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। अब इस खबर ने जनाब देखने वालों को हैरत में डाल दिया है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और ये सब कुछ होता कैसे, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ PTA के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट काशिफ गफूर साहब भी मौजूद हैं और इसके साथ एथिकल हैकर हम्माद शमसी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन सबसे पहले काशिफ गफूर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कौन से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़्यादातर ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं और ऐसे केसेस कहाँ है से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमें जो मोस्टली रिपोर्ट आ रही हैं वो सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा इस किस्म की एक्टिविटीज रिपोर्ट हो रही हैं। और मेरा ख्याल ज़्यादा वजह ये है कि वहाँ के जो आवाम हैं सादा लोग हैं और वो इन नौ सरबाजों के फंदों में आसानी से आ जाते हैं और अपने अंगूठे का निशान
उनके हवाले कर देते। सर क्या मालूम हो कि ये मामला वही है कि एनजीओ के नाम पर जिस तरह जाकर इमदादी रकम तकसीम करने की बात करना और फिर थंब इम्प्रेशन ले लेना, डिटेल्स ले लेना, ये वही मामला है? और इसको हम लिंक इसी तरीके से करें कि वो गांव देहात में जाते हैं, रिमोट एरियाज में जाते हैं, वहां जाते हैं जहां लोगों के पास शऊर नहीं है, तालीम नहीं है। जी, मोस्टली वही केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के इनामों का झांसा दिया जाता है। किसी को बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है कि आप महीना वजीफा शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को लॉटरी स्कीम्स का धोखा दिया जाता है और अंगूठा ले लिया जाता है उनका, और सिम उनके हवाले नहीं की जाती, और सिम जब एक्टिवेट कर दी जाती है तो फिर इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन शुएब, ऐसे में सवाल ये कि कुछ चीज़ें तो होती ही शनाख्त की बुनियाद में हैं। काशिफ साहब हमें ये बताइएगा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी के नाम से सिम इशू हो भी जाए तो उसे तो एक्टिव करवाने के लिए पहले कॉल करना लाजमी होती है, तो फिर ऐसे अंगूठे चुनाने का क्या फ़ायदा होगा? मैडम, इसमें मैं अर्ज करूंगा कि जो सिम वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत अच्छे से हम उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली जो 2000 से पहले 2000 के अंदर जब मोबाइल लाइसेंस लिए गए तो उस वक्त तो सिम मार्केट में आप एक्टिव खरीद सकते थे। आप मार्केट में जाते थे और सिम अपना एक फॉर्म फिल करके एक्टिव सिम आपको मिल जाती थी। 2009 के अंदर पीटीए ने इसको कॉल सेंटर से लिंक कर दिया था कि वो नादरा से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती थी। सही। और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद सिम एक्टिवेट होती थी। लेकिन उसके अंदर ये मामला हुआ कि जो वोटर्स लिस्टें 2013 की जनरल इलेक्शन में लीक आउट हो गई थी, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सिम एक्टिवेशन के लिए चाहिए होती थी, मतलब मदर्स नेम और प्लेस ऑफ बर्थ, वो इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में अवेलेबल हो गई और लोगों के नामों पे सिमें एक्टिवेट होने लगी उनकी मर्जी के बगैर। तो 2013 में फिर हुकूमत ने फैसला किया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए सिम को वेरीफाई किया जाएगा, ताकि कोई शक व शुबा ना रह जाए कि जो बंदा सिम खरीद रहा है वो फिजिकली वहाँ मौजूद है या नहीं। ठीक सर, इस पर तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा हम इम्तियाज़ हुसैन साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, एथिकल हैकर हैं। इम्तियाज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि थंब इम्प्रेशन किसी के पास चले जाना अलॉन्ग विद द डिटेल्स, जो उसकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है? क्योंकि ये मामला सिर्फ सिम के इशू होने तक रुक नहीं सकता। लाइन ड्रॉप हो गई है हमारी इम्तियाज़ हुसैन साहब से। सर यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। मुझे बताइएगा कि हमाद शमसी साहब, सॉरी मैं माजरत करता हूँ, हमाद साहब अगर आप साथ मौजूद हैं, आप साथ मौजूद नहीं हैं। अच्छा, आ गए हमाद साहब। मुझे प्लीज़ बताइएगा ये जो मामला इस वक्त हमने उठाया है कि अगर सिम का यानी सिम इशू कराने जाना है तो ज़ाहिर थंब इम्प्रेशन रिक्वायर्ड, और थंब इम्प्रेशन किसी का चोरी हो जाए तो ये मामला सिर्फ सिम तक तो नहीं रुक सकता। सो आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर किसी शख्स के पास, किसी अनऑथराइज्ड शख्स के पास किसी का थंब इम्प्रेशन और पर्सनल डिटेल्स हैं तो उस शख्स को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बताया उन्होंने, तो इसमें यह है कि जैसे आपका अगर बायोमेट्रिक या आपका थंब इम्प्रेशन या आपका फिंगरप्रिंट अगर चोरी हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सिम की हद तक नहीं रहता। जैसे कि आजकल आपकी ट्रांजैक्शन जो हैं एटीएम है तो वो कार्डलेस ट्रांजैक्शन होती हैं। तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एनआईसी नंबर प्रोवाइड करके। तो इससे आपकी बैंक से ट्रांजैक्शन भी की जा सकती हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें भी की जा सकती हैं। जैसे आजकल के आपके स्मार्टफोन जो हैं, आईपैड हैं, लैपटॉप्स हैं, तो ये सब भी आपके फिंगरप्रिंट्स पे ऑन हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इन सब चीज़ों को एक्सेस किया जाता है जिससे आपके पर्सनल डाटा और आपकी फाइनेंशियल चीज़ें को चोरी किया जा सकता है। यानी कि हमाद साहब ये कहना गलत ना होगा कि ये ना सिर्फ चोरी है बल्कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं अगर वो चोरी हो जाएं तो ऑब्वियसली ये आप फिंगर्स तो अपनी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपका पासवर्ड अगर चोरी हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे मामला गुज़श्ता टाइम में सामने आए हैं कि जैसे एक वाक़या था कुछ टाइम पुराना जर्मन पॉलिटिशियन का, तो उसके फिंगरप्रिंट्स एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू लिए गए, उसकी तस्वीर खींची गई और उसके फिंगरप्रिंट्स को कन्वर्ट किया गया एंड देन उसको इस्तेमाल किया गया। तो ये फिंगरप्रिंट्स का ऐसा सेंसिटिव मामला है कि जो एक दफ़ा चोरी हो जाए तो उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक क्या नाम है, बल्कि ये फिंगरप्रिंट्स तो डेकेड्स तक रहते हैं आपके, तो इसमें फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप कोई भी सिस्टम है आपका
तो आप जस्ट फिंगरप्रिंट्स पे बायोमेट्रिक पे रिलाई नहीं करें, इसके साथ आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी साथ में लगाएं कि अगर कोई आपका फिंगरप्रिंट से कोई चीज़ यूज़ कर रहा है तो वो सिस्टम आपके नंबर पे, आपकी ईमेल पे कोड सेंड करे ताकि वेरीफाई कर सकें। थोड़ा सादा अल्फाज में समझाइएगा कि जाहिर सी बात बहुत सारे लोगों को बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं समझ में आता है, या जो आप बता रहे हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये नहीं समझ में आता है। ये ज़रा सादा जुबान में देखने वालों को समझाइएगा कि वो इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, क्या उनको करना होगा इसके लिए। बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास बायोमेट्रिक, जैसे आप उसको ले लें, बायोमेट्रिक मशीन्स होती हैं हमारे डिफरेंट सिम्स की कंपनीज़ के अंदर, हमारे एटीएम्स के अंदर, उस पर हम अपना अंगूठा या अपने फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं तो उससे हमें मज़ीद NIC नंबर पूछते हैं, एंड देन हमारी ट्रांजेक्शन हो जाती है या हमारी सिम रजिस्टर हो जाती है मज़ीद डिटेल्स मांग के। तो इसमें ये है कि जो बाकी डिटेल्स हैं तो उनको आजकल चुरा लिया जाता है, जैसे डिफरेंट इदारों के नाम को इस्तेमाल करके, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, एहसास प्रोग्राम हो गया, इनके बिहाफ पे लोग आते हैं लोगों के पास, और लोगों को इल्म नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो इसकी वजह से लोग उनको लेजिट समझ के अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी दे देते हैं। तो इससे जो हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉडिया जो लोग होते हैं, वो उनकी डिटेल्स और उनके निशानात जो फिंगरप्रिंट्स के हैं, अंगूठों के हैं, उनसे ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो इसमें ये है कि जो सिस्टम्स हैं तो उनको ये चाहिए है कि अगर आपका फिंगरप्रिंट अगर चोरी भी हो जाए तो अगर वो फिंगरप्रिंट्स को इस्तेमाल करे तो वो मज़ीद उसको वेरीफाई करने के लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर या रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर एक कोड भेजें, जो कि आप डालें तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो। बिल्कुल सही है, ये दैट्स हाउ दे कैन सेव देमसेल्व्स। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। काशिफ साहब, कमिंग टू यू, जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं और जो सजेशन भी है हमाद साहब की कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस तरह से होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन इस तरीके से होनी चाहिए, व्हाट PTA कैन डू इन दैट? सब सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक जो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहूँगा कि ये जो फिंगरप्रिंट चोरी होते हैं ये बहुत से ऐसे लोगों के चोरी होते हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं होता। और उनके नाम पे सिम हो जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी वेरिफिकेशन हो तो एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जाए, एक OTP उनके मोबाइल नंबर पे चला जाए, तो अगर वो बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर ही नहीं रहा तो ऑथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी। सर लेकिन फिर आप मुझे समझाएं, कथा कलामी की माजर, लेकिन फिर मुझे जरा ये समझाएं यहाँ पर सर कि जिन लोगों की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, स्पेशली सदर्न पंजाब की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों के थंब इंप्रेशन को चोरी करने के बाद मकसद हो क्या सकता है? अपार्ट फ्रॉम इशूइंग अ सिम, मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ना उनके अकाउंट्स होंगे, ना उनके पास मोबाइल फोन होगा, ना उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी, तो मकसद हो क्या सकता है फिर? जी, इस तरह है कि जो सिम उसकी हो जाती है किसी के नाम पे, तो ये 2 मेन मकासद जो उस वक्त सामने आए हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 जिसे आप ग्रे ट्रैफिक कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ट्रैफिक लाई जाती है गलत तरीके से, जिसे ग्रे ट्रैफिक का फिनोमेना कहा जाता है, उसमें ये सिम इस्तेमाल होती हैं। और दूसरा जो आजकल आप लोग सुनते होंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या मुख्तलिफ नामों से लोग फ्रॉड करते हैं या स्टेट बैंक की तरफ से कॉल करते हैं लोगों को कि आपका ये नाम निकल आया है, आप ये भी पैसा कर दें, ये अमाउंट हमें भेज दें, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन आप हमें दे दें। इस तरह की तमाम फ्रॉड कॉल्स करने के लिए भी ये सिम इस्तेमाल की जाती है। सर तो ये बता दें कि ऐसा फ्रॉड तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा कोई मामला है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास ऐसी कॉल आती है जो कहता है कि वो चाहे BISP की तरफ से कॉल हो, वो चाहे किसी और प्रोग्राम की तरफ से कॉल हो, वो चाहे एहसास प्रोग्राम की तरफ से कॉल हो, जिसमें वो कहा जा रहा हो कि इतने पैसे हैं आपके और आप हमें डिटेल्स दें और आपको दे देंगे, ऐसी फेक कॉल्स और उसके बाद लोगों का लुट जाना, ये बहुत कॉमन है। सर PTA का रोल इसमें क्या होता है, और अगर है कोई रोल है तो जरा गाइड कीजिएगा उन लोगों को कि जिन लोगों के पास ऐसी कॉल्स आती हैं वो फिर किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? देखिए, इस तरह के हमारी PTA की इसमें 3 स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। हम सबसे पहले तो रेगुलेशन के थ्रू कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सिम इशूज का प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और मजीद उसको सख्त बनाया जाए। उसमें काफ़ी सारे हमने स्टेप्स लिए भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब ये अंगूठे चोरी होने की जो इतलात आई, उसके बाद हमने एक रेगुलेशन निकाला है जिसमें हमने ऑपरेटर्स को ये पाबंद किया है कि जितनी नई मशीन को खरीदेंगे वो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको LFP बोलते हैं, लाइव फिंगर डिटेक्ट। लाइव फिंगर डिटेक्ट बेसिकली ये इंश्योर करती है कि जो सिलिकॉन थंब के जरिए चोरी हुए अंगूठे होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेती है और उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं करती। इसके अलावा हम ये अप्लाई हो चुका है सर? जी, इस पे ये हमने रेगुलेशन में ये इनको कहा था कि जितनी न्यू प्रोक्योरमेंट होंगी, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेज मार्केट में अवेलेबल हैं ऑपरेटर्स के पास,
उन सबको रिप्लेस करना है, तो ये फेजेस में होगा, ये स्टार्ट हो गया हुआ है। ओके। और जितनी भी न्यू प्रोक्योरमेंट हो रही हैं डिवाइसेस की, वो सारी LFD एनेबल्ड हो रही हैं, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पुरानी डिवाइसेस फेड आउट हो जाएंगी। वो तो ज़रा टाइम लगेगा सर, वो तो टाइम लगेगा, लेकिन अब तक के कोई स्टैट्स अगर आप शेयर कर सकें कि ऐसी कितनी सिम्स को ब्लॉक किया गया है जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई अब तक, जितना सिस्टम आपने अपग्रेड किया उसके तहत? नहीं, देखें, सिम्स की वेरिफिकेशन तो नाजरा से हो जाती है ना। सिम अगर थंब चोरी भी हो, फिर भी सिस्टम को तो नहीं पता कि ये चोरीशुदा थंब लग रहा है या ये ओरिजिनल थंब लग रहा है, सिर्फ सिम से एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, हमारे पास जब रिपोर्ट आती है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके जरिए फिर हम क्रिमिनली एनालिसिस करके उसको FIA को भेज देते हैं। फिर FIA जो अपना जो भी उनका कानून है। तो काशिफ साहब, इस तरह तो बेशुमार बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाए होंगे। लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है उसकी फिगर भी आप शेयर कर सकें। देखें, मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में तकरीबन 7-1 मिलियन के करीब सिम्स एक्टिवेट हुई है ना। तो उसमें हमें जो हमारे पास कंप्लेंट की जो तादाद है वो तकरीबन 1300 से 1400 के करीब कंप्लेंट्स हैं, जो मिस यूज की कंप्लेंट्स हमारे पास रिसीव हुई हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत माइनर सा फिगर है। 7 मिलियन के अंदर 1300 कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं। अगर आप ये तो माइनर फिगर है सर, लेकिन अगर आप ये बता सकें क्या कुछ ऐसे मामलात रिपोर्ट हुए हैं कि टेररिस्ट्स ने वो थंब इंप्रेशंस यूज़ किए हों? तो ऐसी फिगर है आपके पास कि जब इन्वेस्टिगेट किया हो तो मालूम हुआ कि अच्छा ये गलत मकासद के लिए, ये बेअमनी फैलाने के लिए यूज़ हो रहे थे? देखिए, हमारे पास जो कंप्लेंट आती है हम उसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके और डाटा निकाल के FIA के हवाले कर देते हैं। PTA का जो मैंडेट है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का मैंडेट नहीं है। ओके। तो ये काम तो FIA के उसमें आता है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, और उसमें हमारे नॉलेज में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि कोई सिम इस तरह एक्टिवेट हुई हो और बाद में किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल हुई है। ठीक है काशिफ साहब, बेहद शुक्रिया। हमाद साहब, आपका भी शुक्रिया, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू आप कर रहे थे। और जिस तरह सिद्रा हमने डिस्कस भी किया कि टाइम वक्त लगेगा, लेकिन ज़रा वो जब 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आएगी तो चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। एट द सेम टाइम ये तमाम नाजरीन के लिए भी है कि प्लीज़ कोई भी अगर घर में आए या मैसेज करे, आपको कॉल करे और आपसे डिटेल्स ले तो मत दीजिए। कोई अगर वेरिफिकेशन करने आए, थंब इंप्रेशन लेने आए तो प्लीज़ मत दीजिए। और जिस तरह से आजकल मोबाइल और चीज़ें बच्चों के हाथ में होती हैं, तो खासकर इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं मोबाइल के अंदर, उसके लिए एक अलग से फोल्डर बनाए ताकि गलती से भी किसी मैसेज का रिप्लाई ना हो और आपकी इस तरह से प्राइवेसी लीक ना हो। तो ये तो एक अहम मामला हमने आपके साथ शेयर किया। एक और अहम मामला भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। सिंध असेंबली के 2 और बलूचिस्तान के एक हल्के पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। कराची का हल्का PS 88 मलीर में पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM आमने सामने, और पोलिंग इस वक्त शुएब शुरू हो चुकी है। पोलिंग शुरू हो चुकी है और जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ और MQM ये भी आमने सामने, हालांकि सेंटर में इत्तेहादी जमातें हैं, तो इत्तेहादी यहाँ पर इत्तेहादी बिल्कुल नहीं है। खुर्शीद आलम और जमजम सईद हल्के में मौजूद हैं, तो हम उन दोनों से गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त हालात क्या देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये देखा जाता है कि ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट थोड़ा सा कम होता है। तो खुर्शीद भाई प्लीज़ पहले आप अपडेट कीजिएगा, सुबह से लेकर अब तक क्या माहौल देख रहे हैं आप इस इंतखाबी मैदान में? अच्छा, बिल्कुल पोलिंग का अमल शुरू तो हो चुका है और पोलिंग स्टेशंस पर अमला वक्त से पहले अपना पहुंच भी चुका, लेकिन पोलिंग का अमल लेट इसलिए शुरू हुआ कि वोटर्स पहुंचना देर से शुरू हुए अक्सर जगहों पे। और जाहिर है कि पोलिंग का जो टर्नआउट वैसे आपको पता है कि ज़िमनी इंतखाब में कम होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफूरा चौराहे के पास एक निजी स्कूल में, और पोलिंग स्टेशन नंबर 58 और 59, यहाँ मजमूई तौर पर तकरीबन 2000 वोटर्स हैं, जिसके लिए अब तक तकरीबन 30 से ज़ायद वोट कास्ट किए जा चुके हैं। पुरअमन अंदाज में वोटिंग का मरहला जारी है, लोग आ रहे हैं। पोलिंग जो कैंप बने हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उस पर ज़्यादा गहमा गहमी है, लेकिन सबसे अहम तरीन बात यहाँ पर यह है कि एक तस्वीर लगी हुई है, एक है इसका एक जिसको बताया गया है कि ये इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की, कि यहाँ पर किसी उम्मीदवार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए क्योंकि कन्वेंशन का वक्त खत्म हो गया। राब्ता कमेटी के रुकन जाहिद मंसूरी मेरे साथ मौजूद, उनसे मालूम करते हैं। सर, इस हवाले से आपने इलेक्शन कमीशन को इत्तला कर दी है? जी, असल में मैं अभी विजिट करता हुआ यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी, तो हमने इसलिए पॉइंट आउट भी किया कि ये इलेक्शन रूल के वायलेशन है। अब देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अभी से धांधली का आगाज़ कर दिया है। ये यानी कि जो पोलिंग के हमें तकरीबन 400 मीटर के ऊपर होने चाहिए, और इलेक्शन के रूल के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे पता चले कि तशहीरी मुहिम इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि तशहीरी मुहिम का अंदाज इख्तियार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि इस हल्के के जो वोटर हैं वो 1,45,000 से ज़ायद हैं, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि 108 पोलिंग स्टेशन में 33 इंतहाई हसास हैं,
36 हसास है और बाकी 39 को नॉर्मल करार दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, रेंजर्स के जवान मौजूद हैं। ये मामलात अपनी जगह, खुर्शीद भाई, ये मामलात अपनी जगह, लेकिन एक बात और बता दीजिएगा, ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ज़रा एक चीज़ है जो कि नॉर्मल है, वो ये है कि कोविड के हालात में भी हमें बिल्कुल चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल लग रही हैं। नो वन इज़ वेयरिंग मास्क, नो फिजिकल डिस्टेंसिंग, यही मामला आपने भी देखे। इसके साथ साथ स्कूल में ज़ाहिर है वोटिंग हो रही है, बच्चों के तो ज़रूर मज़े आए हैं, छुट्टी मिली होगी। जी हाँ, बिल्कुल, हल्के के बच्चों ने मज़े भी किए हैं और जिन प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में हल्के के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, वहाँ पर ये लिखकर लगा दिया गया है कि ज़िमनी इंतखाब की वजह से आज तातील होगी, तो यकीनन बच्चे खासे मज़े में हैं। जी, और फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, कोविड को बिल्कुल भूल गए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पोलिंग स्टेशंस के अंदर मास्क लगा के जा रहे हैं लोग, और जो अमला अंदर मौजूद है, जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद हैं, उन सब ने मास्क लगाया हुआ है। सैनिटाइजर का भी एहतमाम देखा गया। अब तक जहाँ पर हमने विजिट किया है, हम आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। जमजम को और इंतजार नहीं करवाते हैं। जमजम, ये बताएं कहाँ पर हैं आप और PS 88? यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होना है, 3 जमातें हैं और तीनों ही तगड़ी जमातें आमने सामने हैं। इंतजामात कैसे हैं, माहौल कैसा है, तैयारी कैसी है, और अब तक आपने वहाँ पर क्या देखा है? जी बिल्कुल, मलीर के हल्का PS 88 में ज़मनी इंतखाबात का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। पोलिंग का जो टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का बताया गया था। अब से कुछ देर कबल जो रहनुमा है PTI के जानशीर जुनेजो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके साथ ही अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है ये बात कही कि उन्हें आज उनकी जान को ख़तरा है। कहा यह जा रहा है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि जमातें दो, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है और आज़ाद उम्मीदवार भी आज मैदान में उतरे हैं, लेकिन सबसे जो सख्त मुकाबला होगा वो आज PTI के जानशीर जुनेजो और पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ बलोच है, उनके दरमियान जो है वो मुकाबला काफ़ी सख्त बताया जा रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर लगेगी कि जब मामलात क्लियर होंगे, लेकिन जो बात आपने हलीम आदिल शेख साहब से मुताल्लिक की है कि वो कहते हैं कि जान को खतरा है और धमकियां दी जा रही हैं, क्या उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं कि किसकी तरफ से, पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा ने या किस शख्स ने उनको धमकी दी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीम आदिल शेख का यही कहना था कि उन्होंने अगर डायरेक्ट हिट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी को किया है। कहना यह था उनका कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर जो है वो मुराद अली शाह ने पुलिस में जो है सादा लिबास में आज पुलिस के जवान रोडों पर, सड़कों पर उतरे हैं, जो किसी भी किस्म का जो है वो आज वाक़या पेश आ सकता है। उन्होंने रेंजर्स और आर्मी से ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जमजम, थैंक यू, आपका बेहद शुक्रिया। दिन भर आपने आज इसको कवर करना है, तो हम वाकई अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमें बढ़ना है आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ले लेते हैं। वेलकम बैक जी जनाब। ब्रेक के बाद हमने आपको एक बड़ा खूबसूरत सा सेगमेंट दिखाना था जो आपके लिए एक सरप्राइज भी था, लेकिन उससे पहले ज़रा एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट में जनाब शहरी की ज़मीन पर कब्जा करके अवामी कॉलोनी थाना बनाने का ये मामला है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया है कि पुलिस ने 5 साल ज़मीन पर कब्जा कायम करके ये थाना कायम किया। इस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बार बार हुक्म के बावजूद पुलिस अफसरान अमल दरामद ही नहीं करते। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, एक तो बताएगा इस समात की तफसील, साथ ही पुलिस अफसरान अमल दरामद नहीं कर रहे, इस पर फिर अदालत ने अब क्या किया? शोएब, इससे कबल मुतादिद नोटिस जारी किए गए थे। इस हवाले से शहरी ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि उसकी एक ज़मीन है जो कि ज़ाहिर है प्राइवेट लैंड थी, उसके ऊपर कब्जा करके अवामी कॉलोनी थाना बना लिया गया है। और मुतादिद नोटिस के बावजूद पुलिस ने अदालत के नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत ने IG सिंध को और एडिशनल IG कराची को नोटिस जारी किए थे और ये हुक्म दिया था कि वो इन पर्सन यानी ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर वजाहत तलब करें। ताहम आज समात के मौके पर जब IG सिंध और एडिशनल IG कराची पेश हुए तो साथ ही जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर ये कब्जा ख़त्म कर दिया गया है। 5 साल तक ये कब्जा बरकरार रहा और कानूनी कार्रवाई के बावजूद पुलिस ने ये कब्जा ख़त्म नहीं किया था। 2016 में ये थाना यहाँ पर कायम किया गया था और दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि वो अभी हाल ही में ये कब्जा अदालती हुक्म पर खत्म कर दिया गया है, इसलिए वो अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। ठीक है, दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से केस वापस लेने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बेहद शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया।
शोएब, ये वाली खबर मैं शेयर करूंगी। तो जिस सेगमेंट की मैं बात कर रही थी वो यही है, और इसको मैं ज़रा इस तरह से बताऊंगी कि हमारे नया दिन की नई दुल्हन हमारी प्यारी महक असलम, जी जनाब, वो पिया घर सुधार गई हैं। शादी उनकी हो गई है और शादी की तकरीब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये शादी की तकरीब हुई है और हमने ये सोचा कि हम चूँकि महक को आपको यहाँ पर दिखाते हैं, महक को आप यहाँ देखते हैं, हम जरा अपनी महक को आपको दुल्हन के रूप में भी दिखाएं कि महक कैसी लग रही थी, उनकी शादी में क्या कुछ हुआ, क्या क्या रस्में हुई, ये इवेंट कैसे हुआ, महक की एंट्री कैसे हुई, रुखसती कैसे हुई, कुछ अच्छे लम्हे, कुछ जज्बाती लम्हे, तो वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान शादी में कैमरा लेकर पहुंचे और एक दिलचस्प बात थी, वो ये थी कि महक असलम के जो शौहर हैं अजान भाई साहब, उन्होंने बड़े डिफरेंट अंदाज में अपनी शादी के बारे में बताया। वो कैसे भला? वो तो हम उन्हीं से देखेंगे और उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं से पूछेंगे आगे चलकर। लेकिन जो शादी की तकरीबात की हम बात करें तो वहाँ पर हमने स्टेज को कैसे बनाया, नया दिन का सेट, ये भी आपको दिखाएंगे, और एंकर और प्रोड्यूसर का ये खूबसूरत साथ, जिंदगी भर का साथ, इसके खूबसूरत लम्हात आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाजरीन, अक्सर हम आपको मुख्तलिफ मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते हैं, इसके साथ साथ शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, चिट चैट उनकी सुनवाते हैं। लेकिन आज जहां पर मैं मौजूद हूं वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है इस पर्सनैलिटी से जिससे मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। रोज़ आप समा टीवी के मॉर्निंग शो नया दिन में इसको आप देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, महक असलम। आज है महक असलम की बारात, शादी हो रही है, फोटोशूट जारी है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि फोटोशूट कैसा चल रहा है और कोशिश करते हैं थोड़ी उनसे शरारतें करने की और उनका फोटोशूट ख़राब करने की। आइए आपको भी दिखाते हैं। जुत्ती अफगान दी, झांझर मुल्तान दी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो, हम पहुँच गए हैं आपके पास। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हे मियाँ, आपको भी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है फोटोशूट? आपने हमें नहीं बताया, हमने ढूंढ लिया। अच्छा चल रहा था, आप दरमियान में आ गया, बात से बात करते हैं। सबसे पहले बताएं, जो आपके नाज़रीन आपको हर रोज समा टीवी की स्क्रीन पर प्रोग्राम नया दिन में देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी अपनी शादी के मौके? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और बस ढेरों दुआएं चाहिए मुझे। मेरी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हुआ है और जितना प्यार पहले करते थे, उम्मीद है शादी के बाद मज़ीद ज़्यादा प्यार करेंगे। गोरा रंग। लड़कियों को तो फोटो बनवाने का शौक होता है, तो चलें शादी का फोटो शूट हो रहा है, जबरदस्त। महक, आप तो एंजॉय कर रही होंगी यकीन। तो वैसे डेली इतनी पिक्चर्स लेती हूँ मोबाइल से। लड़कों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, आप बताएं अपने हालात। मेरे लिए बहुत मुश्किल है जी इस वक्त, और मेरे लिए पिछले 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा होना ही मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल चीज ही ये थी कि कभी कैमरा इधर, कभी इधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, खासी मुश्किल हो रही है अब तक। आपने देखा अजान भाई मेरे जो है खासे मासूम इंसान है और वो मुश्किल में फंसे हुए हैं इस वक्त फोटोशूट करवाते हो, जबकि महक जो है वो खासी खुश दिखाई दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या है अब इसके बाद, फोटोशूट के बाद। आप अच्छा, इसके बाद हम जो है हॉल जाएंगे, खाना शाना खाएंगे और जनाब गेस्ट जितने भी होंगे उनका इस्तकबाल भी करेंगे, मिलेंगे भी, और उसके बाद फिर 10 बजे होता है, लाहौर में सारे हॉल्स बंद हो जाते हैं, तो 10 बजे टाटा बाय बाय कर देंगे। तो आपको लगता है, आप कह रही हैं कि हम हॉल जाएंगे और खाना शाना खाएंगे, कि हम आपको अकेले जाने देंगे? नाजरीन, हम भी इस नौब्याहता जोड़े के साथ हॉल में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसी तैयारियाँ हैं, जिस स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन ने बैठना है वो कैसा बना हुआ है, कौन कौन सी खास पर्सनैलिटीज वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आइए चलते हैं। Once again, congratulations. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. दुल्हे मियाँ, आपको भी once again thank you. Once again thank you. जी बताइए, पहुँच गए हैं खैर खैरियत से यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लेके पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल, आपके पीछे पीछे थे। मेरे पीछे। बचपन में सोचती थी कि दुल्हन बनूंगी, तो क्या ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे और सपनों का राजा मिला? सपनों का राजा? बिल्कुल, बचपन में सोचती थी, मुझे लगता था मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लग रही हूँ। बस ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि जब दुल्हन बनूं तो बहुत प्यारी लगूं, और मैं लग रही हूँ। मुझे आपको दुल्हन कैसी लग रही? अच्छी। और दुल्हे में आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। ही इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग। कैसे जज्बात हैं? बेटी का फर्ज अदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर वो अपने घर जा रही है, कैसे जज्बात? माशाल्लाह जी, जज्बात तो खुशी के जो होते हैं वो तो इंतहा के होते हैं, मगर ये है कि हमारी दुआ है इसके लिए कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुशी से
इन्हें अपना हर दिन इनका खुशी से भरा हुआ लम्हा हो इनका, और ये अपने घर में खुश खुर्रम रहे हैं। वालदा से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब बेटी पैदा होती है तो वालदा को फिक्र शुरू हो जाती है, आपकी भी यही सूरत हाल? जी ऐसे ही है बेटा, जैसे कि सब माओं को हो जाती है इसी तरह हमें भी। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया, अल्लाह पाक सब पेरेंट्स को ये दिन दिखाए। ये मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा भी है, ये बेटों की तरह इसने हमें सपोर्ट किया। अल्लाह पाक इसको खुश रखे और अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी की तमाम नेमतें जो है वो अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आंटी, बेस्ट ऑफ लक। महक की तरफ और अजान मलिक की तरफ, दुल्हे मियाँ की तरफ दोबारा चलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। जी महक बताइएगा, आज आप शो में बैठी हैं, हमेशा आप दुल्हनों के ओसी पढ़ रही हैं, खबरें दे रही हैं, डिज़ाइंस बता रही हैं कपड़ों के, इंटरेस्टिंग खबरें दे रही हैं। आप शो में बैठी हैं, अपनी शादी का ओसी कैसे पढ़ें? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महक असलम और मैं अपनी शादी से आपके साथ लाइव हूँ। मेरे मियाँ जी, मेरे अम्मा अब्बा मेरे आजू बाजू बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब में ये दिन लिखे और खुशियों भरा ये दिन हो, उनके नसीब अच्छे करें। आप मुझे जो है वो समा की स्क्रीन से देख सकते हैं दुल्हन बना हुआ। 1 मार्च से आप मुझे एंकर के रूप में देखेंगे, तो 1 मार्च से एज एन एंकर, अभी मैं एक बीवी, एक बेटी और एक दुल्हन के तौर पे आपके सामने, लेकिन 1 मार्च से दोबारा से एक एंकर के तौर पे आपके सामने होंगी। महक ने बता दिया कि 1 मार्च तक वो छुट्टी पर हैं और उसके बाद दोबारा से नया दिन में रोज आपको देखने को मिलेंगी। अजान मलिक जो अब इनके हस्बैंड हैं, ये शो में इनके को होस्ट होंगे, इसी प्रोग्राम के शो में। बताइएगा कैसे ओसी पढ़े थे? यार मैं बेसिकली होस्ट नहीं बन सकता, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे प्रोड्यूसर ही रहने दे। फिर भी ओसी तो पढ़े। ओसी बेगम, सारी जिंदगी आपने बीवी का साथ देना है, ओसी में साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात। मैंने सारी जिंदगी क्यों दी है और मैं सारी अगले आने वाली जिंदगी भी क्यों ही दूंगा मैं? नहीं, ये तो ज्यादा, कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें। क्यों पे चलती है ऐसा? जी सवालिया निशान, एक और सवाल। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त महक असलम मौजूद है और हम लाइव हैं अपनी शादी से। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी तो आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, दोनों खासे न्यो ब्याहता जोड़ा खासा खुश है और उन्होंने मखसूस अपने अंदाज में महक ने ओसी भी पढ़ा है और खासी पुरजोश, और साथ ही साथ उन्होंने नाजरीन को ये भी बताया कि 1 मार्च से दोबारा वो नया दिन की में जो प्रोग्राम में होस्ट करेंगी और समा की स्क्रीन पर दोबारा से जलवागर होंगी। तो जनाब मेरी तो स्क्रीन से नजरें ही नहीं हट रही थी। माशाल्लाह हमारी दुल्हन इतनी खूबसूरत लग रही है, अजान भाई भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लड़की थोड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो जनाब इंतज़ार नहीं करवाते आपको, महक असलम और उनके शौहर अजान मलिक इस वक्त हमारे साथ शो में हमारे साथ मौजूद है। महक, मुझे तो आपसे बात करने का इतना इंतज़ार था, मैं इतनी खुश हो रही हूँ। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। 1 मिनट तस्हीह कर दूँ, इंतज़ार क्या था? 24 घंटे छेड़ती रही है महक को, उस टाइम ही नहीं दिया इसने। वो मेरा बनता था क्योंकि मैं महक की सहेली हूँ, तो सहेलियां तो तंग करती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों इतने अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हम ऐसे टिक के स्क्रीन पर देख रहे थे महक का जोड़ा, महक का मेकअप, महक की स्माइल, और आखिर में हम भी उदास हो गए रुखसती के टाइम पे आपको उदास देखकर। थोड़ा सा अगर आप मौका दें तो मैं भी 2 जुमले कर दूं इससे पहले कि आप सवाल करें। जी बोलिए। बहुत खुशी होती है जब दोस्त की शादी होती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब 2 दोस्तों की आपस में शादी होती है। अजान भाई बड़े प्यारे दोस्त, भाइयों की तरह मेरे, और महक बड़ी प्यारी कोलीग, बड़ी प्यारी दोस्त। अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखे। अब आप कर सकती हैं सवाल से जरा। हाँ जी, तो पहला सवाल तो मैं यही करूंगी, खुश है आप दोनों माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अजान भाई मुझे एक बात बता दी आपको। मुझे एक बात बताया कि जब हम रिपोर्ट भी देख रहे थे कि जब शादी के लम्हात थोड़े हमने कैप्चर किए, उसमें आप थक गए थोड़ी सी देर में, आपने कैमरा यहाँ से कैमरा वहाँ से, ये एंगल वो एंगल। एक प्रोड्यूसर को फिर एहसास हुआ कि एंकर सब समटाइम्स कितनी मुश्किल में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उस दिन जो है ना, मुझे 13 फरवरी को एहसास हो गया फाइनली अपने करियर के 14 साल के बाद, कि जब हम पीछे से अपने एंकर्स को क्यों दे रहे होते हैं, या जब आउटडोर रिकॉर्डिंग पे होते हैं तो उनको हम कहते हैं इधर से नहीं करना, इधर से करना, इधर से नहीं करना, इधर से करना, तो उनका क्या हाल होता है वो एहसास हो गया मुझे। हाँ जी, जब आप हमें कह रहे होते ना यहाँ ना देखें, वहाँ ना देखें, कैमरे की तरफ देखें, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, तो आपको हमारी कैफियत का एहसास हुआ होगा। महक बहुत अच्छी आप लग रही थी। मैं एक बार फिर ये कहूँगी, मुझे ये बताएं कि सारी शादी की तैयारी में सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा था? उदास लम्हा तो जाहिर बात है आपकी रुखसती का था, छुट्टियां आप माशाल्लाह एंजॉय कर रही हैं, मुझे आपने यहाँ पे बिठा दिया। कौन सा वाला अजान भाई?
जब महक को सलामियां मिल रही थी वो सबसे महक के लिए खुशी वाला लम्हा था। चले सलामी से बढ़ जाते आगे, मुंह दिखाई पे तोहफा क्या दिया वो बताएं भी और दिखाएं भी। बताएं। अच्छा जी, मुंह दिखाई पे मुझे मिली हैं चूड़ियां, मैंने इस वक्त अपने हाथ में पहनी हुई है और वाकई सलामी वाला लम्हा बहुत ज्यादा मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि जितनी सलामियां मिल रही थी बारात और वलीमे पे वो सारी मेरे पास आ रही। और देखिए सलामी सारी मेरी होगी। एक मैसेज दिया गया था, तोहफे ना दीजिए, सलामियां दिल खोल के दीजिए। और शादी से पहले मैं और महक बात कर रहे थे, हमारे कार्ड पे लिखा हुआ था। शादी से पहले मैं और महक बात कर रहे थे तो हम ये कहते, हाय महक तुम्हें कितनी सलामियां मिलेंगी। शुक्र है तूने भक्तानी मांग लिया महक से। सलामी मिली है अच्छी खासी। अच्छा महक ये भी बताएं मुझे कि जब मेरी शादी थी तो चूंकि हम बीइंग एन एंकर कैमरा इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, कैमरे के सामने हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, कैमरा हमारा दोस्त होता है। तो मुझे मेरी खालाएं मेरे रिश्तेदार कह रहे थे सिद्रा आप थोड़ा शर्माओ, नीचे देखो, ज़्यादा कैमरे की तरफ नहीं देखो। ज़्यादा आपको भी कहा किसी ने वैसे? आपकी शादी में ये मशवरे मिले आपको? मुझे हर कोई कह रहा था कि यार थोड़ा सा शर्मा लो महक। और ये भी कहा जा रहा था कि ये आप दोनों स्टेज पे बैठे हैं, आपस में बात मत करें। हाँ बात ना करें ना। अच्छा लेकिन पता नहीं शायद वही आप वाली बात के बीइंग एन एंकर हम लोगों के लिए बड़ा इजी होता है कैमरा फेस करना, और उस टाइम पे मतलब मुझे शर्म ही नहीं आ रही थी। मैं अजान से बिल्कुल खुल के बातें करी थी, मैंने बहुत कोशिश की। इवन मुझे याद है कि लास्ट प्रोग्राम पे शुएब ने मुझे कहा कि थोड़ा सा आप शर्मा के दिखा दें, मैंने उस तरह से भी शर्माने की कोशिश की कि थोड़ा सा झूठा मूठा ही शर्मा दूं मैं। अच्छा जैसे आप नहीं हुआ भाई मुझसे, बिल्कुल मुझे शर्माना नहीं आया। पहले ही एक दूसरे को जानते हैं। अजान भाई जब मेरी रुखसती थी तो मेरे शौहर ने मुझे देख के कहा रोना नहीं सिद्रा, तो मुझे लगा मुझे रोना है क्या। थोड़ी देर बाद मेरी बहन रो रही थी। तो आप बताएं जब महक को आप ले जा रहे थे, हमारी महक को आप ले जा रहे थे, तो तब महक रोई होगी, आपको बुरा लगा उनको ऐसे देख के? अच्छा महक रो रही थी तो अपनी गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा यार महक तुम रो क्यों रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी 2 मिनट पहले तो तुम हंस रही थी, लेकिन वो एक होता है ना करैक्टर, तो मुझे लगता है महक उसमें एक करैक्टर में आ गई थी। तो महक उसमें एक करैक्टर में थी और वो सिचुएशन के मुताबिक। वाओ कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना, देखा है सही एंकर है ना, पक्की एंकर है वो। महक अपने करैक्टर में थी। और मजे की बात है कि गाड़ी के अंदर बैठने यहाँ पे जरूर ये कहूंगी कि ये एक लड़की के दिली जज्बात होते हैं, ये बहुत हार्ड फीलिंग्स होती हैं कि हम अपनी माँ को, अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं, अब हम ऑफिशियली किसी और के घर में रह रहे हैं। लेकिन अजान भाई वो कैरेक्टर में तो आई, लेकिन मुझे ये बताएं वो कितने मिनट रोती रही, कितने मिनट बाद चुप हुई? आपको महसूस तो नहीं बस सिर्फ वो फोटोज के लिए था? वो जो कैरेक्टर था जी वो जो कैरेक्टर था वो हार्डली वहां से निकले। अच्छा। और मैक्सिमम 2 मिनट के बाद महक जो थी दोबारा दूसरे कैरेक्टर में आ गई। क्रेडिट गोज टू यू अजान भाई, क्रेडिट गोज टू यू। और सबसे मजे की बात ये कि महक ने रोने के बाद जो सबसे पहला मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा महक क्या सीन है? कहती बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए। हाँ, मुझे भूख लग रही है। यानी आप इवेंट पे खाना खा के नहीं गए? इवेंट पे खाना ही नहीं खाया? नहीं, मैं बताती हूँ। मैं जब सुबह सैलून गई तैयार होने के लिए, वहां पर मैंने सिर्फ कॉफी पी। और उसके बाद अच्छा ये नहीं था कि मुझे टेंशन थी, टेंशन कोई नहीं थी। उसे बस मुझे कहा कि थोड़ा सा मुंह आपने बंद रखना है ताकि आपकी फेस, आपका मेकअप सेट रहे। बस इस वजह से मैंने अपने मुंह में कोई खाना शाना मैंने नहीं खाया और मैंने कुछ नहीं। अच्छा एक सवाल अजान भाई, अच्छा जब खाना सामने आया मैंने तब भी नहीं खाया था। अजान भाई जब वलीमे के लिए ज्यादातर होता यही है कि आपके शौहर फिर आपको लेने आते हैं, और लड़की चाहती भी है कि अब शौहर लेने आए। तो मुझे तो जब बिलाल लेने के लिए आए तो काफी देर उनको इंतजार करना पड़ा। उनको गुस्सा भी आ गया। ये बताए जब वलीमे के लिए महक तैयार होकर आई थी, जल्दी आ गई थी या फिर आप भी घंटों खड़े रहे वहां पर? अच्छा ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, इसका मुझे जवाब जरा तसल्ली से देने दें। अच्छा मामला ये कि जहां पे मेरा स्टे था वहीं पे दोनों टीम्स का स्टे था, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का स्टे था। ओके। और वही मैं उसी होटल में था। मैंने वहां से निकलना तो मेरा वलीमा भी शाम को वहीं पर था। ओके। हम सुबह निकले 11 बजे, इसका अपने सैलून टाइम था और मैं तैयार नहीं हूँ, मतलब आई वॉज जस्ट वेयरिंग अ शॉर्ट्स और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? मैं 11:15 हो गया, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे मेहमानों ने आना शुरू हो जाना, उससे पहले हमें पहुंचना है। 2 बजे का मतलब ये है कि 2 बजे मैं तैयार होऊंगा और मैं नीचे होऊंगा, रिसीव करूंगा गेस्ट को। मैं रिसीव करूंगा गेस्ट को। इसने कहा हाँ ठीक है, मैं 1 बजे तक तुम्हारे पास हूँ। मैंने कहा ओके डन। अब वो टीम्स का जाने का भी टाइम था, स्टेडियम, ट्रैफिक भी ब्लॉक थी। महक साहिबा सैलून से निकली ही 2:15 बजे हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ 2 घंटे वेट कर रहा हूँ। और वापस से मैं पहुंचा हूँ वहां पर तो 3 बजे मैं पहुंचा हूँ हॉल के अंदर।
तैयार होके 3 बजे और 4 बजे हॉल का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं अजान भाई जब वो सैलून से तैयार हो, नहीं लेकिन मुझे बताएं अजान भाई, जब सैलून से वो तैयार होके बाहर निकली तो वो जो आपने वेट किया था वो सब तो पूरा हो गया ना? आप जब आपने देखा उनको, ठीक है बारात में बहुत प्यारी, पर वलीमे की दुल्हन एक अलग। लेकिन इसका जवाब लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। महक जरा सा आप ब्रेक ले लीजिए, आपको अनाउंस करना है कि ब्रेक लेने पर ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आप ही से मजीद बातें करेंगे। ठीक है जी, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। तो जनाब, मैं और मेरे हमसफर इस वक्त मौजूद है नया दिन के सेट पे, और मैं एज अ होस्ट नहीं एज अ गेस्ट बैठी हुई हूँ। होस्ट कराची में मौजूद हैं। अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। मेरी शादी के हवाले से बहुत सारी बातचीत होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और हम बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे। अजान और महक साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे भी हमने करनी है मजीद बातें, और कुछ सवाल अभी बाकी हैं, स्पेशली रस्मों से मुताल्लिक कि कौन कौन सी रस्म हुई है। तो महक, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अगेन, रस्मों से मुताल्लिक बताइएगा कि यूँ तो होता ये है कि ज़ाहिर है रुखसती के बाद ससुराल जाना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था। अजान भाई से पूछे ना पैसे तो उनको देने पड़े होंगे। हाँ, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। तो फिर अजान भाई से पहले पूछ लेते हैं कितनी जेब ढीली कराई है। वैसे मैं आपको बात बताती हूँ, हर जगह पर जो पैसे है ना वो अजान के लगे हैं, हर जगह पर। मतलब मैंने तो अपना पर्स बिल्कुल अपने साथ ऐसे रखा था, मैंने कहा अजान मैंने कोई पैसे ना आपको देने, जो सलामी मुझे मिलेगी वो भी मैंने रखनी। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। लेकिन अच्छी बात है, जब आप वापस कराची आएंगी महक, तो हम आपसे भी डिमांड करेंगे ना एक ग्रैंड पार्टी की। तो जो पैसे आप जमा करके रखिए, हाँ, वो आप लोग मुझे देंगे, मुझे पता है ना। आप मेरा इस्तेमाल इतना अच्छा करेंगे। ठीक है, पैसे आप देंगी। डन है, चलो डन हो गया। उसने महक ने कहना ठीक है पैसे मैं दूंगी, लेकिन सलामी आप देंगे पहले। वो तो देनी है, वो तो हमारा फर्ज है, वो तो देनी है। तो बस फिर पार्टी अलग, सलामी अलग। अच्छा, अब मुझे जरा बताएं अजान भाई, एक तो मामला आपने बताया वो उस ब्रेक पर जाने से पहले के वलीमे का दिन, सैलून में ताखीर और उसके बाद का माहौल, उसके बाद भी कोई नोक झोंक हुई है कि नहीं स्मूथ? आपको लगता है अभी हुई है थोड़ी देर पहले। वो किस बात पे हुई है? जब स्टूडियो आ रहे थे। वो क्या हुआ? धुंध बहुत ज्यादा थी, मुझे कहती गाड़ी तेज चलाओ। मैंने कहा धुंध ज्यादा, गाड़ी कैसे तेज चलाऊं? यानी उन्होंने ये धुंध का मामला भी आप पे डाल दिया। जी, वो भी मेरी वजह से। ये तो देखेंगे तो कौमी रवैया है, जो मर्जी हो जाए शोहर जिम्मेदार है, शोहर की गलती होती है। बिल्कुल। अच्छा महक, अजान भाई, हम पंजाबियों में भी खास तौर पर ये होता है कि शादी के तीसरे दिन ही दावतें शुरू हो जाती हैं, और आप बड़े शॉर्ट टाइम के लिए गई भी हैं वहाँ पर, रिश्तेदार चाहते होंगे आप आएँ, और माशाल्लाह से आप भी बहुत फूडी हैं, मैं भी बहुत फूडी, और अजान भाई भी, और हम तीनों मिलकर खाना खूब खाते हैं। मुझे बताएं, दावतों का सिलसिला शुरू हो गया? खाने शाने खाए खूब? अच्छा, दावतें जो हैं कुछ लोगों से माजरत की है, कुछ ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जहां पर दावतों से आज जाना हम शुरू करेंगे, क्योंकि कल का पूरा दिन जो है वो मसरूफियत में गुजरा। हमने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो करने वाली थी, बिकॉज आगे जैसे हमें जाना है, तो मैंने इसीलिए बता देंगे कि क्या मसरूफियत। जी, यानी ये हो रहा है। अच्छा, कोई स्पेशल? जी प्लीज अजान। बिल्कुल जी, बैग ठीक कह रही है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और हस्बैंड शुड बी लाइक अजान भाई। देखिए सेकंड कर रहे हैं हर बात को। और मैं सोती नहीं सारा दिन, मसरूफियत ये थी, मैं सारा दिन सोती। कल का दिन बहुत मसरूफ था, और बहुत सारे काम करने थे महक को, बहुत सारे ख्वाब देखने थे महक को, सोना था, नींद पूरी करनी थी। तो महक अजान भाई वो यहाँ पर कह के गई थी जी, ये बात वो यहाँ कह के गई थी कि मैंने जाके बहुत सोना है, शादी से पहले भी, और बाद में उसने कहा कि मैंने रेस्ट करना है, मुझे आप बहुत थकाया, बहुत काम मैंने किया है। और अजान भाई, आप मेरी दोस्त के बारे में ऐसा मत कहें, मुझे पता है वो यहाँ पर कितना काम करती है, तो ये वेकेशंस उसकी हैं, उसको आप सोने दें, आराम करने दें, एंजॉय करने दें। कहाँ पे काम करती है? आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आता? नॉट जस्ट दिस शो, आउटडोर सेगमेंट इतना काम करके आती है। 2 घंटे नहीं, तो जो आउटडोर होते हैं वो, देखिए ये मसला है प्रोड्यूसर का, वो एंकर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो अगली काम करके आगे वो रात को शूट पे अक्सर भेजते हैं। देखिए, मैं इस वक्त
मैं किसी एंकर को छोटा बड़ा नहीं कह रहा या किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन प्रोड्यूसर का ज्यादा काम होता है, ये आप एडमिट किया करें प्लीज। हाँ, ये वैसे मुझे लगता है हमारी टीम जो बैकहैंड पे होती है वो ज्यादा मेहनत करती है, ज्यादा काम करती है, और प्रोड्यूसर इज अ कैप्टन ऑफ शिप। टीम शुक्रिया कह रही है, वी आर कैप्टन ऑफ शिप। टीम आपको शुक्रिया नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अब ये चीज देख रही हूँ। मैं अपने मियाँ को बिल्कुल ऐसे काम करते हुए जब देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि वाकई यार ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, हम एंकर्स तो ऑन स्क्रीन अपेयर होते हैं, हम तैयार होते हैं ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अच्छी चीज या कुछ भी उसका क्रेडिट टीम को ज्यादा जाता है। जी बिल्कुल, तो मैं मियाँ के रंग में रंग गई हूँ। अच्छा, जब तक लाहौर में मुझे जरा ये बताएं कि अब जब शौहर काम पर होगा 12-12 घंटे 14-14 घंटे वो काम करके थका आ घर आएगा, तो फिर आप फोन करके डांटेंगी तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, क्योंकि अजान को पता है कि इसकी नेचर कैसी है। मैं या तो सो जाऊंगी या मैं कुछ खाती पीती रहूंगी या कोई ड्रामा श्रामा देखती रहूंगी। डांटूंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे देखें एक ही फील्ड के दो लोग जब शादी करते हैं ना, तो फायदा ही होता है कि आप एक दूसरे को समझ जाएंगे। हाँ, ये देखो सिद्रा को बता सारे प्लान बना के रखे हैं महक इसने। हाँ, कि बस महक आएगी ना तो क्या क्या करना है। एक फरमाइश भी आ रही है अजान भाई। हाँ, फरमाइश आ रही है कि आप महक के लिए कुछ गुनगुनाएं। जी बिल्कुल, गाना नहीं। ये प्रोड्यूसर साहब समझ गए, मुझे पता है, समझ गए हैं। यूजुअली मॉर्निंग शोज में जब हम भी पीछे बैठे होते हैं तो यही कहते हैं कि गाना जब कोई नया बंदा आता है तो उसको कहते हैं तो आप अंडरस्टैंड करें इस बात को अजान भाई, जब प्रोड्यूसर एक बात करे और एंकर वो करवाए तो कितनी अच्छी बात होती है। तो सर अब हम, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा, हम आपसे कह रहे हैं आप इसको प्लीज मान लें। आपके प्रोड्यूसर ने आपको कह दिया आपका गेस्ट बहुत ढीठ है, वो नहीं कर रहा। मेक इट कन्वीनियंट एंड सिंपल। अजान भाई आप ऐसा करें, आप दूसरा टास्क करने, आपको 30 सेकंड्स बिना रुके अपनी बेगम की तारीफें करनी। वो तो आराम से कर लेगा। लेट्स सी। मैं गाना बताए कौन सा सुनेंगे आप बताएं। वो महक के लिए गाना है, हमें वो करीब बैठे उसने मुक्का मार देना कि गाना कोई ऐसा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सोनी धरती अल्लाह रखे, ये कोई गाना नहीं होता। या महक को देख के गाए, कदम कदम आवाज से। सॉरी, ये महक को देख के आप गुनगुनाए चले, यही सही। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं बता देती हूँ ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिस टाइम पे अजान ने मुझे प्रपोज किया ना, बेसिकली गाड़ी रोक के सड़क के दरमियान में, और इधर उधर ट्रैफिक चल रही थी, शदीद सर्दी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और अजान साहब ने अपने घुटनों पे बैठ के सड़क के बिल्कुल दरमियान में, आप इमेजिन करें, गाड़ी रोकी और इन्होंने प्रपोज किया। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि प्लीज आप, अब उस टाइम पे बंदा क्या करेगा? उस टाइम पे गाना नहीं गाया इस बंदे ने। इनको ये लगता है कैरेक्टर में सिर्फ यही आ सकती है, हम भी तो आ सकते हैं। लेकिन आपने उस वक्त भी नहीं गुनगुनाया, अब भी आप बात नहीं मान रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप गाना बताएं कौन सा। चलें शुएब, आपकी फरमाइश। आप गाना बता दें। ये सिद्रा फरमाइश करेगी। मैं कहती हूं चलें जी, कर लें। हाँ, 70s का बता दें। नहीं, जो गाना प्रोड्यूसर बता रहे हैं वो हम नहीं कहेंगे, पुगले थे। कौन सा प्रोड्यूसर साहब कौन सा बता रहे हैं? मुझे आना चाहिए वो गाना। लेकिन अजान भाई आपके लिए, ये आपकी तरफ से हमारी, ये मेरे कान में फरमाइश आ रही है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं ये भी, ये कह रहे हैं आप ये गुनगुना दें, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। हाँ, ये अब अभी अली भाई उन्हें आदत पई नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पै जाएगी आदत, लेकिन मैं गा लेना। तो थोड़ा सा गुनगुना देना अजान भाई। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। बस देखे हमने गवा लिया, आप नहीं, ये देखिए ये होता है, उन्होंने एक लाइन में अपना दुख बताया आपको। वो ऐसे ही होता है। वैसे महक, अब तो बनता है कि आप भी गुनगुनाएं। हमारी तरफ से भी जवाब आएगा महक। अच्छा, मैं 30 सेकंड तारीफ कर सकती हूँ अजान की बिना रुके। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, क्यों? हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग। इस लिहाज से भी मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी का साथी ऐसा हो कि वो समझ जाए कि अच्छा, जब बंदी को गुस्सा आ रहा है, आपकी बीवी को गुस्सा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आगे से शाउट नहीं करना, उसको रिलैक्स रखना है। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी क्वालिटी है अजान की, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे शौहर दिए हैं जिनको पता है कि अच्छा बीवी को कैसे कब हैंडल करना है, किस तरह से उसको रिलैक्स
रिलैक्स रखना है। अच्छा, अभी जब मैं सुबह आ रही थी तो मैं शदीद गुस्से में थे और अजान मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि अच्छा ऑन स्क्रीन अपेयर होना है और आपको हमेशा जब स्क्रीन पे हम आते हैं तो खुश रहना है और हम अपने ऑडियंस को बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। और ये तो अजान की क्वालिटीज और इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि मैं बहुत 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 ज्यादा लकी हूँ और यही दुआएं मेरी सब लड़कियों के लिए जिनके आगे शादी होनी कि अल्लाह ताला ऐसे शौहर दें जो केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो और आपके बिना कहे आपकी बात समझ जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास करें। अगर आप दूसरे शहर भी रहते हैं तो वो ये आपको बिल्कुल ना फील होने दें कि आप बहुत ज्यादा दूर हैं। और अजान मैं कहती हूँ कि थैंक यू सो मच अजान और थैंक्स टू अल्लाह पाक जिन्होंने मुझे इतने अच्छे शौहर दिए। मेरे ख्याल से 30 सेकंड आपको नहीं ज्यादा हो गए 30 सेकंड हो गए। तारीफ कर रही हैं, समझे इस बात को, जरूरी है। अब लेना क्या उसके बाद ये बताएं। 90 सेकंड्स हो गए 90 सेकंड्स तो वो गिफ्ट मांगेंगे इसके बाद वो 30 सेकंड्स प्लस जो उन्होंने तारीफें की हैं आपकी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और एक महीने तक वो अजान भाई को याद दिलाएंगे। अजान आपको पता ना मैंने बिना रुके आपकी 90 सेकंड तारीफ की थी। 90 पे जोर है। हाँ, ये आने वाली अब एक दहाई तक यही रहेगा। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही महक अजान भाई हंसते मुस्कुराते हुए रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों का साथ कायम रखे। और जिस तरह से महक ने तारीफें की हैं, अब उन तारीफों को आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा। अब आपने सारी लाइफ ऐसे ही करना है। क्या बात है। और इसके साथ साथ मैं जरूरी कहूँगा, जब बात हम अजान भाई की और महक की कर रहे हैं, एक तस्वीर जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो तस्वीर जिसमें दोनों के पेरेंट्स साथ खड़े हुए थे, वो तस्वीर सबसे प्यारी थी क्योंकि सिर्फ आप दोनों नहीं, आपके पेरेंट्स भी बहुत बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह आप दोनों को खुश दिखाते हैं। लेकिन महक देखते हुए आपने दोबारा से इमोशनल नहीं होना है। ये जनाब रुखसती के शॉट्स हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि वालिदा से गले लग के जाहिर है इसके बाद इन्होंने जाना है, अजान भाई को लेकर जाना है। ये 2 मिनट रोई थी, ये मालूम हो चुका है, लेकिन वो उस वक्त माहौल क्या था जरा देखिए। मैंने पहली बार महक आपको रोते हुए देखा। हम इतने अरसे से दोस्त हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते दूसरों को हंसाते हुए देखा है, चाहे वो शो पे हैं, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में हैं। अल्लाह करे मैं ये आपको आखिरी बार ही रोते हुए देखूं, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। इंशाल्लाह अजान भाई आने नहीं देंगे आंसू। लेकिन महक मुझे बताएंगे मनाजिर देखते हुए दोबारा क्या आप उस वो फील किया आपने, वो लम्हात? हाँ, जाहिर है ये ज़िंदगी, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं शोएब ये सोचा था कि मैं अपनी रुखसती पे रहूँगी। मैं हमेशा कहती थी नहीं मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगी या कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो लम्हा होता है कि आप नहीं कंट्रोल कर पाते। जाहिर सी बात है, वो वालिदैन, वो घर जहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी के 25, 26, 27 साल गुजारे हों, जब आप वहाँ से रुखसत होते हैं, जब आप अपनी अम्मा को गले मिल के अब आपको ये होता है कि अच्छा मैं जब भी अपनी माँ के घर जाऊँगी मुझे एक मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाएगा। वो चीज़ें आपको मजबूर कर देती हैं। ये एक वो एहसास है जो कि मेरे ख्याल से इसके लिए आपको करेक्टर में नहीं आना पड़ता है, ये एक नेचुरल है। लेकिन मैं आई मस्ट ऐड हेयर कि महक, हम अक्सर ही जब रुखसती के लम्हात की बात करते हैं हम लड़की के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लड़की के बाप के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर सोचना और देखना चाहिए। अक्सर वो बाप रोता नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं क्योंकि एक बेटी का बाप हूँ और वो बड़ी छोटी है, बट मैं स्टिल ये सोचता हूँ कि एक बाप के लिए कितना मुश्किल है। अब बेटी को रुखसत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मैं आई मस्ट थैंक माई फादर इन लॉ हेयर के ज़ाहिर है उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा मुझे दिया, तो इस तरह आपके फादर का शुक्र है उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा अजान भाई को दिया। ये बाप का बड़ा दिल, बड़ा जिगर होता है कि बेटियां सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं, सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं। मैं असलम साहब का सारी उम्र शुक्रिया अदा करता रहूँगा। बनता है अजान भाई, बनता है।
उन्होंने यकीन करें कि अपना दिल आपको दे दिया है, अपना दिल आपको दे दिया, इसका ख्याल अपने घर की रौनक दे दी आपके घर में, आप अपने घर की रहमत आपको दे दी है। माशाल्लाह आप दोनों बहुत खुश हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने जो ये वेकेशंस हैं इनको एंजॉय कीजिए और महक जैसे कहेंगे आपने वैसे करना है। वो सोना चाह रही हैं, वो रेस्ट करना चाह रही है, मूवी देखना चाह रही है, खाना खाना चाह रही है, जैसे वो कह रही है करने ने, वापस आके बहुत सा काम दोबारा से करवाना है। चले, थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ देर पहले टाइम देखा था, हम समझ गए कि अजान भाई ना जल्दी है, अब जाने उन्होंने बिकॉज आई ही हैज टू गो। चलिए जी, ये तो हमने बात कर ली अजान और महक की शादी से मुतालिक। अब बढ़ते हैं आगे और एक खबर है हमारे पास खेल के मैदान से। खबर जनाब ये है कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने क्रिकेट का मेला सजाया है बल्दिया क्रिकेट ग्राउंड में और डिफरेंट जो मदारस हैं उनके दरमियान ये मेला सजा था। 13 और 14 फरवरी 2021 ये मुकाबले हुए थे और मुख्तलिफ मकातब से ताल्लुक़ रखने वाले 16 मदारस की टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट के जो फाइनल मैच है इसमें जामिया उस्मानिया की टीम ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद टूर्नामेंट की जो ट्रॉफी है वो हासिल की। और अगर हम तकरीब की बात करें, इसकी हम कुछ शॉट्स दिखा भी रहे हैं आपको, तो इस तकरीब में साबिक कौमी क्रिकेटर तौसीफ अहमद और नेशनल सिलेक्टर कौमी टीम आसिफ खान ने बतौर मेहमान शिरकत की थी। और मुकाबले के इस इख्तिताम पर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद उस ग्राउंड से में नज़र भी आ रहा है। दैट शोज़ कि कितना अमन है यहाँ पर और कितने ज़बरदस्त किस्म के इन इवेंट्स यहाँ पर मुनक़िद कराए जा रहे हैं। फातेह टीम और रनर अप टीम, इनके प्लेयर्स को ट्रॉफ़ी, मेडल, स्पोर्ट्स किट और कैश प्राइज़ दिया गया, जिसके मनाज़िर हमने आपको दिखाए हैं। तो ऐसे और मेले सजने चाहिए। खेल के मैदान से आपको फिल्मी दुनिया में भी अब लिए चलते हैं। बॉलीवुड की बात करते हैं। मशहूर फिल्म एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन की कार मार्केट में मुतारिफ करवा दी गई है। ये इलेक्ट्रिक कार अप्रैल 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने चलाई थी। इलेक्ट्रिक कार के इस नए विजन की कीमत 1,33,105 बरतानवी पाउंड्स मुकर्रर की गई है। जी जनाब। और ये वस्ता वर्जन जो था इस गाड़ी का, इससे तकरीबन ये डबल प्राइस है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कीमत है ये, लेकिन फिल्म भी बहुत बड़ी है। 1000 मैं डालता हूं, बाकी आप डाल दें। स्टार भी बहुत बड़े हैं जिन्होंने ये गाड़ी चलाई है, तो फिर उतनी बड़ी कीमत बनती है जी। स्क्रीन पे इस गाड़ी को भी आप देखिए ना शुएब, नो डाउट चमचमाती गाड़ी मिक्स हो गया था। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। हो जाता है भाई, हो जाता है। इट्स ओके। अच्छा, इतनी अच्छी कार कभी देखी नहीं ना। Okay. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का। किसी से पीछे पाकिस्तानी नहीं है और इस बात का सबूत हम वक्तन फवक्तन आपको देते रहते हैं। ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने वाकई रिकॉर्ड बनाया होता है। लेकिन लाहौर की ये ज़ारा नईम, इन्होंने पूरी दुनिया में ACCA का जो एक पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका जो पेपर हुआ उसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। इमेजिन कीजिए, लाखों स्टूडेंट्स होते हैं और इस मुश्किल इम्तिहान में प्लीज मेंशन दिस 179 कंट्रीज हैं जहां से स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और 5,25,000 ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद है। क्या बात है। यानी कि 5,25,000 स्टूडेंट्स। और मैं और इसको स्पेसिफिक करता हूँ, 5,27,000 मैं 2000 बढ़ा दी है। तो जनाब इन्होंने टॉप किया उसमें। ज़ाहिर है दिन रात मेहनत की और पाकिस्तानी स्टूडेंट ने नुमाया पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया है और इस क्वालिफिकेशन से दुनिया भर में लोगों के लिए इंतहाई पुरवकार और तसल्ली बख्श करियर के मौके के लिए दरवाजे खुलते हैं। आज ज़ारा नईम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ारा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. Thank you for having me. Congratulations from नया दिन एंड समर टीवी। ज़बरदस्त आपने किया। थोड़ा सा मुझे बताएं, 5,27,000 स्टूडेंट्स और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपने हासिल किए। पहले तो मुझे एग्जैक्ट बताएं कि ये नंबर थे कितने? I scored 96 out of 100%. ओके, अच्छा नॉर्मली वैसे इस सब्जेक्ट में प्रीवियसली होता क्या है? कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी हो तो कितने नंबर्स वो लेता है नॉर्मली? वो ब्रैकेट क्या होती है? एवरेज इसके आई गेस 40 to 50% स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, जो कि ACCA में यही चीज़ मैटर करती है कि आप वेदर यूर पासिंग और फेलिंग, तो नंबर्स तो फिर सेकेंडरी हो जाते हैं। ओके। अच्छा ज़ारा, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपके ऊपर प्राउड कर रहा है। वी एज अ नेशन हम आपके ऊपर प्राउड कर रहे हैं, बल्कि आपको फ़ख्रे पाकिस्तान कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया भर में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमसे तो इतना पढ़ा नहीं जाता भाई, आप कैसे इतना पढ़ लेती हैं? कितने घंटे पढ़ाई करती हैं आप? कितनी मेहनत करती हैं आप?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे पढ़ने वाले लोग भी हैं। मैं जब बस पढ़ती हूँ तो मैं फोकस्ड होकर पढ़ती हूँ। जिस वक्त पढ़ाई करती हूँ उस वक्त पढ़ाई, जिस वक्त बाकी सारे काम, बाकी सब कुछ अलग रखती हूँ। यूजुअली दिन में 1 से 2 घंटे ऑन अ डेली बेसिस आप रोज का रोज पढ़ें तो फिर मुश्किल नहीं होता। अब मुझे बताएं, आर यू इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट या यू आर हार्ड वर्किंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू? I would say I'm more hardworking. मुझे थोड़ा वक्त लगता है चीजें समझने में, तो मुझे काफी टाइम देना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट को। और वैसे भी शुएब, लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार और ज़हीन होती हैं। ज़ारा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके इस कामयाबी का क्रेडिट आपके अलावा और किसको जाता है? डेफिनेटली पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट और इनकरेज किया है टू डू वेल इन स्टडीज़। उसके अलावा मेरे टीचर्स को जाता है, मेरे ट्यूटर को जाता है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरे जो मेरे साथ क्लासमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको दे बीन वेरी इंकरेजिंग। ज़बरदस्त। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं, एक वो रिवायती सा मामला जो हम देखते आए, थोड़ा सा उससे हटना शुरू हुआ है पाकिस्तान, यानी इंजीनियरिंग मेडिकल से थोड़ा सा हटना शुरू हुआ, बिजनेस की तरफ आए और कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ हम लोग गए, बट स्टिल ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये वाकई डिफरेंट है एंड अकाउंटेंसी इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप इस तरफ क्यों गई? क्योंकि एक तो मेरा पैशन था। मुझे अकाउंटेंसी जो है वो सिंस ओ लेवल्स पसंद रही है, और मुझे डॉक्टर और ये इंजीनियर की जो होती हैं प्रोफेशंस, मुझे वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे, बिकॉज वो चीज़ उसको ही एक बना दिया गया था कि अच्छे प्रोफेशंस बस यही हैं। तो आई हैड टू ब्रेक दैट मिथ कि अकाउंटेंसी भी जो है उसके अंदर लड़कियां भी आ सकती हैं और उसमें प्रोग्रेस कर सकती हैं अच्छे तरीके से। तो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर अकाउंटेंसी प्लस ACCA के लिए, इसलिए बिकॉज इट्स ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। सो आई वांटेड समथिंग जिसको मैं दुनिया में कहीं भी लेकर जाऊं तो वो रिकग्नाइज्ड हो। बिल्कुल ज़ारा, आपने ना सिर्फ ये प्रूव किया है बल्कि आपने तो इसकी एक एग्जाम्पल बना दी है। अब तो आप एक मिसाल के तौर पर जानी जाती हैं। ये बताइए कि क्या आप हमेशा से पोजीशन होल्डर रही हैं, बचपन से लेकर अब तक आपके ग्रेड्स कैसे रहे हैं, ऐसे ही आप टॉप करती रही हैं माशाल्लाह? हाँ जी बिल्कुल, आई यूज्ड टू बी अ पोजीशन होल्डर इन एवरी क्लास, ऑलमोस्ट एवरी क्लास। फर्स्ट नहीं तो टॉप 3 में तो मैं होती थी। ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स आई डिड फ्रॉम द सिटी स्कूल, और वहाँ पर भी मैं स्कॉलरशिप पे ही मैं पढ़ी थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, स्पेशली जब आपने ये मार्क्स लिए, पजीराई तो हुई, लेकिन क्योंकि उस वक्त एक और लड़की बड़ी वायरल थी तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा कि दना को लोग जान गए हैं, उस एक क्लिप की वजह से जान गए, लेकिन जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसने मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में टॉप मार्क्स लिए, उसको लोग नहीं जान रहे। इस कंपैरिजन के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपने भी सोशल मीडिया पर ये देखा? इस पर मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आई थिंक कि कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो कर रही हैं वो डिफरेंट है, जो मैंने किया है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मतलब ऑपोजिट पोल्स हैं ये। तो या तो आप सेम फील्ड के अंदर किसी चीज़ को कंपेयर करें, वैसे तो कंपैरिजन अनलेस कि वो बहुत आप पॉजिटिव तरीके में किया जा रहा है किसी को इंकरेज करने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। यानी ज़रा होना ये चाहिए था कि ज़रा देखिए 2 लड़कियां इस वक्त छाई हुई हैं। हाँ, ऐसे हो जाता, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है। एंड सी द डिफरेंस के जिनके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो खुद ये नहीं चाहती हैं, तो भाई बाकी सब कंपेयर करने वाले कौन होते हैं? और मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा, जिस तरह ज़ारा स्टडीज में बहुत अच्छी हैं एंड शी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, तो ज़ारा चूंकि कल दना हमारे साथ मौजूद थी, वो खुद भी बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म करती है अपनी स्टडीज में, एंड शी वांट टू डू CSS एज वेल। अच्छा, मुझे लेकिन ज़ारा प्लीज अब ये बताएं कि फ्यूचर गोल्स क्या सेट किए हैं आपने? मेरे फ्यूचर गोल्स यही हैं कि वंस आई एम डन विद माय ACCA, उसके बाद अपनी आर्टिकलशिप पूरी करके किसी अच्छी फर्म में, कोई भी अच्छी फर्म्स पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, तो आई विल गेट द रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई नीड, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही आई विल ओपन अप माय ओन ऑडिट फर्म और कंसल्टेंसी फर्म इंशाल्लाह। ये ACCA कंप्लीट करने के बाद दैट मीन्स कुछ पेपर्स अभी बाकी हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने कर ली, कितने पेपर्स पास कर लिए, कितने रहते हैं? आई हैव पास्ड 9 एग्जाम्स और मेरे अभी 4 एग्जाम्स प्रोफेशनल्स रहते हैं। ओके ज़ारा, बाकी फैमिली के बारे में भी कुछ हमारे साथ आप शेयर करना चाहें तो करें, कि आपके सिबलिंग्स में कौन कौन है, क्या वो भी सब स्टडीज़ कर रहे हैं, वो भी इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट आपकी तरह?
माशाल्लाह मेरी 2 बड़ी बहनें हैं. They are also very brilliant. My eldest sister is masters in gender studies और जो मेरी दूसरी बहन है वो bachelors in business है. ओके और मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स से मुताल्लिक क्या होता है ना, ख़ानदान में बड़े, उनमें से कोई इस फील्ड में था कि अकाउंटेंसी पढ़नी है या उसमें आगे देखना है या नहीं? आप डिफरेंट इस तरफ जा रही थी? ऑनेस्टली किसी ने सोचा नहीं था कि मैं कभी भी या हमारे खानदान में भी कोई अकाउंटेंसी की तरफ जाएगा. आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसने कि अपने लिए सोलली अकाउंटेंसी रिलेटेड जो है फील्ड चूज की ACCA की. तो लेकिन माय पेरेंट्स और वो बहुत बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग थे. मेरी मदर, मेरे फादर दोनों ने हमेशा मुझे यही कहा कि आपको अच्छा लगता है तो आप करें. यानी पेरेंट्स सपोर्टिव रहे और पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, लेकिन वही फैक्टर के खानदान वाले भी सपोर्टिव थे और उनमें से किसी ने कहा कि लड़की हो, तुम्हें क्या जरूरत है अकाउंटेंसी पढ़ने की, तुम ऐसा करो चलो डॉक्टर बन जाओ. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, मैं क्योंकि हमेशा से पढ़ने का शौक रखती थी तो मुझे लोग कहते थे कि ठीक है डॉक्टर बन जाओ, अच्छी बात है. लेकिन किसी ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे. अच्छा ज़ारा, इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं, क्या क्या पसंद करती हैं आप? गेमिंग में इंटरेस्ट है, क्या करती हैं आप अपने फ्री टाइम में? गेमिंग में बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट है. जब मुझे फ्री टाइम मिलता है और मुझे रिलैक्स करना होता है पढ़ाई के बाद तो फिर आई ट्राई कि मैं अपने लिए वक्त निकालूं, मैं गेमिंग कर लूं, मैं कुकिंग कर लूं अगर मेरे पास वक्त हो, मैं बेकिंग कर लूं. एक और बात भी सुनी है हमने, यस दिस मेकअप थिंग, इससे मुतालिक सुने हमने कि आप तो इस पर वीडियोस भी बनाती हैं. जी बिल्कुल. बेसिकली अब इंटरनेट पे वैसे तो सब कुछ है बट आई वांट टू एजुकेट पीपल अबाउट मेकअप जितना मैं जानती हूँ. और मुझे शौक रहा है हमेशा से, एवर सिंस आई वाज यंग मुझे शौक था आर्ट्स का, पेंटिंग का, स्केचिंग का. आई एम रियली गुड एट दैट. तो मैं इस स्किल को छोड़ना नहीं चाहती थी कि ACCA की वजह से ये स्किल इफेक्ट ना हो, तो आई टुक अप मेकअप एज वेल. अच्छा ज़ारा, अब जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी का कोई अचीवमेंट मेन स्ट्रीम पे तभी आता है जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. दैट इज़ अ फैक्ट. ये बताएं कि जब आपने देखा कि आप सोशल मीडिया पर इतने लोग आपको शेयर कर रहे हैं, इतने लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, कैसी फीलिंग्स थी आपकी? मुझे पहले तो इनिशियली यकीन नहीं आ रहा था एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये वर्ड स्प्रेड हो जाएगा, इतनी जल्दी वायरल हो जाएगा. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी और अल्लाह का बहुत शुक्र है. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू वेरी मच ज़ारा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और जो भी पेपर्स हैं उनके लिए हमारी दुआ ये है कि जिस तरह आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में टॉप किया, आप उनमें भी टॉप करें. आगे जो आप ख्वाहिश है आपकी वो पूरी हो. अल्लाह आपका नसीब भी बहुत अच्छा करे. थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप और वाकई पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं ऐसी लड़कियाँ जो कि स्मार्ट तो हैं, हार्ड वर्किंग. हाँ, ब्यूटी विद द ब्रेन. आप अपनी बात तो बिल्कुल नहीं कर रही होंगी. चले एक खातून की बात कर लेते हैं, आप करिए. अच्छा, ये खातून के साथ हाथी ने किया मजाक और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. वीडियो में एक खातून हाथी के साथ तस्वीर बनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथी कर रहा है थोड़ा सा मजाक. मजाक करने का अंदाज आप उसका देखिए, थोड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं इस वीडियो क्लिप में. वेरी नॉटी एलिफेंट. अच्छा, खातून का जो हैट है ना, उसने वो लेने की कोशिश की कि जिस तरीके से अभी आपको दिखाते हैं, बल्कि ये लेकिन वापस कर दिया. अच्छा वाओ, दैट्स वेरी गुड. ये खातून ने कहा बच्चों वापस कर दे, नहीं तो मैं माना तुम्हें कुछ सुन कि ये हो जाता है, हो सकता है डर के वापस कर दिया हो. तो एनीवेज ये हमने आपके साथ शेयर किया, बड़ी मजे की क्यूट सी वीडियो थी. आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ते हुए हमारे पास खबर एक ये है कि बेएतबारी के दौर एक ऐसा शख्स है जो दुनिया पर अंधा एतमाद करता है. कुव्वते बिनाई से महरूम है, साबिर इसका नाम है, ठेला लगाता है, हाथ नहीं फैलाता. कितना मस्बत पैगाम देता है. इसकी गुफ्तगू वो आपको सुनवानी बहुत ज़रूरी है. सिदरा कल गई थी, इन्होंने उससे मुलाकात की. आपको दिखाते हैं कैसी रही वो मुलाकात और क्या कुछ हम सीख पाएंगे उसकी गुफ्तगू सुनते हैं. 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन. नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए यहाँ पहुँची हूँ कि जिसने बिनाई को, इसकी महरूमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि उसने इसको अपनी ताकत बनाया. और मुआशरे में ऐसे लोग जो किसी ना किसी चीज़ से महरूम हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए एक मिसाल बनाया ख़ुद को कि हम ऐसी हालत में भी काम कर सकते हैं. और फिर सबसे बड़ी बात ये
कि उन्होंने एक अनोखा काम ये भी किया कि ऐसे वक्त में कि जब लोग अपने रिश्तेदारों पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, और जाहिर सी बात है जिस तरह से धोखाधड़ी हो रही है, करप्शन हो रही है, हेरा फेरी हो रही है, चोरी हो रही है, और जिस तरह से लोग नौसरबाजी करते हैं, ऐसे में उन्होंने लोगों के ऊपर अंधा एतमाद किया है। कैसे किया है और उनका जज्बा क्या है, उनसे बात कर लेते हैं। साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि देख नहीं सकते लेकिन उन्होंने एक ठेला लगाया है और इसके ऊपर वो काम करते हैं। वो ये कैसे काम करते हैं, क्या ये ठेला उनका अपना है या किसी के पास वो काम कर रहे हैं, उन्हीं से बात करके जानते हैं और देखते हैं कि उनको साथ साथ किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इसमें। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। अच्छा साबिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप देख नहीं सकते, उसके बावजूद भी आपने ये ठेला लगाया है और आप ये कहते हैं कि आएँ यहाँ से ख़रीदारी करें और फिर जितने दाम बनते हैं वो देकर चले जाएं। तो इस सब को आप कर कैसे लेते हैं? लोगों के ऊपर इतना एतमाद कैसे कर लेते हैं आप? हमारा तो बाजी लोगों के ऊपर एतमाद नहीं है, हमारा एतमाद रब पे है, हमारा रब की तलब है। बहुत बड़ी बात आपने की है। कोशिश शुरू से ये कोशिश है, हमें भीख नहीं मांगू, हमें ऐसा चले। तो ऐसे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लोग बहुत ये नहीं, ये थोड़ा बहुत है, बहुत मुश्किलात है। रोजाना का तकरीबन कितना कमा लेते हैं? रोजाना का कभी 300 मिल जाता है, कभी 350 मिल जाता है, कभी 400 मिल जाते हैं। ये ठेला अपना या किसी के पास काम? किसी के पास खड़ा हूँ मैं। साबिर साहब, आप मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे, कैसी मुश्किलात हैं आप जरा शेयर करें। मुश्किलात ये है जी, ये अपना हमारा जाती ठेला नहीं है, ना हमारा अपना मकान है। गाँव में भी हमारा अपना मकान जाती नहीं है। हम भाई के साथ रहते हैं, उसका जी चाहे तो निकाल देता है, तो जी चाहे तो साथ रख लेते हैं। लेकिन आप जिस तरह से इस ठेले के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने ये बता दिया कि आपको कोई रोजगार दिया जाए, काम दिया जाए तो आप काम कर सकते हैं। अगर कोई काम करने को मिले तो जिस तरह से आप अपने हालात बता रहे हैं उनको आप बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा भी कोई काम कर सकते हैं आप? जो काम बताओ करके दिखाऊंगा। बेलचा दे के नाले में लगा दें, वो भी करेगा। साबिर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से आप यहाँ पर ठेला लगाकर काम कर रहे हैं, लोग तंग भी करते हैं, पैसे नहीं देते, ऐसे ही चले जाते हैं, धोखा देते हैं? नहीं, धोखा कभी नहीं हुआ। झूठ बोलने की हमारी आदत नहीं है और ना ही झूठ बोलता हूँ। अभी मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कमाने वाले और कितने लोग हैं, आपका गुजारा कैसे होता है? हम तो किसी के पास भाई के साथ रहूँ तो भाई के साथ रहूँ तो भाई भी खुद काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, लेकिन भाई गांव में है, मैं भाई के साथ नहीं हूँ, मैं एक तो अकेला ही हूँ। अच्छा, कितने घंटे के लिए आप यहाँ पर ये ठेला लगाकर खड़े होते हैं? सुबह तो 9 बजे आते हैं, रात को 11 बजे जाते हैं। अच्छा साबिर साहब, मुझे ये भी बताएं कि जब कोई ग्राहक आता है, सामान लेता है, शॉपर में डालता है, आपको ये कैसे मालूम होता है कि इसने कितना सामान ले लिया? उठा के चेक रहा हूँ। मतलब आप उसको गिनती करके देखते हैं? जी, गिनती करके दूंगा, उठा के चेक रहा हूँ। कोई सामान लेकर भाग जाए तो? कोई नहीं भागता है, ना ही भागा अभी तक। अच्छा, ये जो आप देख नहीं सकते हैं, ये कब से नहीं देख सकते हैं? हादसाती तौर पे ऐसा है या पैदाइशी? जी, पैदाइशी ऐसा हूँ। तो तब से लेकर अब तक सिर्फ यही काम करें या कुछ और काम भी किए? नहीं, यही काम करता हूँ। साबिर साहब, आप फल बेचते हैं, रोजाना की बुनियाद पर कितने सारे खरीदार आपके पास आते हैं, आप देख नहीं सकते हैं। कभी आपका दिल चाहा है कि मैं इन चीज़ों की खुशबू जो महसूस करता हूँ मैं इनको देख सकूँ, मैं दुनिया को देखूँ, दुनिया कितनी खूबसूरत है, मैं लोगों को देखूँ, अपने घर वालों को देखूँ? दिल तो चाहता होगा ना? दिल तो चाहता है बाजी, सब बात ठीक है, लेकिन जो आपने दिया हुआ है उस पर सब्र करना पड़ता है। अच्छा, बहन भाई और खानदान वालों का रवैया आपके साथ कैसा है? मिलने जाते हैं उनको? हाँ जी, जाता हूँ। अच्छा, यहाँ से जब आप काम से फ्री हो जाते हैं तो आप घर कैसे जाते हैं और काम पर आते कैसे हैं? वो खुद छोड़ के जाता है और खुद ले के जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको जो रोजगार दे रहे हैं वो आपको लेने भी आते हैं, छोड़ने भी आते हैं। साबिर साहब, आपके जैसे और बहुत सारे लोग हमारे आसपास मुआशरे में हैं, कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ के हाथ पैर नहीं है और वो भीख मांगते हैं। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस अपनी माजूरी को कमजोरी ना बनाएं, बल्कि आपको देख के हिम्मत करें और वो भी अपने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करें? उन्हें ये बताया दीजिए, देख लें, ये भी तो नबीना लोग हैं ना, ये भी तो अपनी मशक्कत कर रहे हैं। भीख मांगने वाले हाथ को पीछे करके तो उस हाथ को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ा के मेहनत करके जो खाए तो उससे अच्छा है।
अच्छा साबिर भाई, जो आपने मुझे बात बताई है ना कि आप पैसों को महसूस करके ये बताते हैं कि ये कितने पैसे हैं और आप लोगों के ऊपर एतमाद भी करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमें एक बार बताएं भी कि आप कैसे, जब आपको पैसे देते हैं लोग, तो उनको कैसे आप देखते हैं कि कितने पैसे हैं। ये मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ, मुझे आप बताएं। ये 50 है, ये 20 है, ये 10। दे दे साबिर भाई मुझे वापस। नाजरीन, मैं ना सिर्फ मैं हैरान हूँ बल्कि यहाँ पे जो लोग मेरे आसपास खड़े हैं वो भी हैरान है। मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो जहाँ पर मैं ये देखकर मैं ताज्जुब में भी हूँ, हैरत में भी हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अगर ये काम कर सकते हैं तो इन जैसे मुआशरे के अंदर मौजूद दूसरे लोग क्यों नहीं काम कर सकते हैं। तो भीख मांगने से, हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप इनको देखकर इस जज्बे को अपनाइए, अपने लिए खुद इकदाम उठाइए, अपने लिए काम कीजिए। हुकूमत को ये बताइए कि आप काम कर सकते हैं, आप उनको रोज़गार दें, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। साबिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए और ऐसे ही काम करती रहिए, इसी हिम्मत का मुजाहरा कीजिए। नाजरीन, देखने वालों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम इनके लिए जो कर सकते थे वो इनके लिए आवाज़ उठा सकते थे। समा ने इनके लिए आवाज़ उठाई। अब जो देख रहे हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों के लिए रोज़गार के ना सिर्फ मौके तलाश करें, बल्कि जब आप इनके पास ख़रीदारी के लिए आएँ। मैं ये बता दूं आपको, ये PID से पुल है, इसके नीचे साबिर भाई रोज़ाना ठेला लगाते हैं, केले ये यहाँ पर बेचते हैं। आप जब ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आएँ तो इनसे केले ख़रीदें, ना सिर्फ केले ख़रीदें बल्कि पैसों के अंदर हेरा फेरी मत कीजिएगा, कम पैसे मत दीजिएगा क्योंकि ये देख नहीं सकते, इस मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइएगा। हाँ, ज़्यादा पैसे आप देकर जा सकते हैं तो ज़्यादा पैसे दीजिएगा और इन जैसे दूसरे अफराद के लिए भी अगर आप मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिएगा। यार व्हाट अ मैन, नो डाउट भाई। और ये ना सिर्फ अपनी रोजगार के लिए यहाँ पर ऐसे काम करें, इनका दिल बहुत बड़ा है, अजीम इंसान है। उन्होंने जाते हुए हमें इतना फोर्स किया टीम के साथ कि आप बैठे, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, चाय पीकर जाइएगा। वंडरफुल पर्सनालिटी जी, उनसे वाकई सीखने लाइक बहुत सी बातें जो कि हमने इस इंटरव्यू में देखी हैं। जहाँ तक बात है चाय की, तो चाय ऑफर करते हैं जनाब आपको, लेकिन उसके लिए एक ब्रेक लेते हैं। आप भी चाय पीजिए, हम भी चाय पीते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको नाश्ता कराएंगे। नाजरीन, वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमें आपको कुछ दिखाना है। ये जो हमारे एंकर मोहम्मद शुएब हैं, ये बड़े ही एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं। आए रोज़ किसी ना किसी एडवेंचर पर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ नया करके लेकर आते हैं। इस बार ये जनाब क्या करके लेकर आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ कराची के ऐसे नौजवानों से जो गाड़ी पर भी नहीं, बाइक पर भी नहीं, करते हैं सवारी घोड़े पर। और ये क्लब है जनाब कराची हॉर्स लवर्स, और इस क्लब में बहुत से और लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर गाड़ियां नजर आती हैं, मुझे लगता ये है कि बहुत जल्द ज्यादा घोड़े नजर आएंगे। तो आज हम भी करेंगे घुड़सवारी और इस क्लब के मेंबर से पूछेंगे कि क्या सिर्फ ये शौक है या ये अर्तुगरुल गाजी से इंस्पायर हो गए, हुआ क्या है, और क्या घोड़ा पालना आसान है या कि मुश्किल, सीखना आसान है या कि मुश्किल। तो आज हम करते हैं खुद भी घुड़सवारी और देखते हैं कि हाउ इंटरेस्टिंग एंड कूल इज दिस। अस्सलामुअलैकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम ठीक है। गुजर रहा था यहाँ से, देखा आप लोग सब घोड़ों पर जा रहे हैं, मैंने सोचा पूछूं ये मामला क्या है। तो जिस तरह आपने बताया क्लब है, मुझे प्लीज बताएं कितने घोड़े हैं, कितने मेंबर्स हैं और इस क्लब में शमूलियत का तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, हमारा जो क्लब है उसका नाम है कराची हॉर्स लवर्स, और मेरे ग्रुप में जो है मेरे दोस्त हैं सारे, ये दानिश साहब हो गए, सद्दाम हो गए, ठीक है, ये दानियाल भाई हो गए। इसके अलावा हमारे और मेंबर्स भी हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और ये राइडिंग हमारा शौक है, हॉर्स राइडिंग। आपके घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम रानी है। और इसका नाम, जिसमें मैं राइडिंग कर रहा हूँ, इसका नाम जुंदल है। थोड़ा सा बताएं कि अगर सीखना हो तो क्या ये घोड़ा इतनी आसानी से सीखा जाता है कि कैसे राइडिंग करनी है? देखिए, घोड़ा आपको पता है शाही सवारी है और एक्सपेंसिव है, ठीक है, और हमारे पास इस वक्त जो है ना माहौल साजगार नहीं है घोड़े को सीखने के लिए। अच्छा। मतलब पक्की रोड्स हैं, ठीक है, और गाड़ियां हैं, तो इन चीज़ों से जानवर घबराते हैं, तो इतना माहौल जो है ना हमारे लिए साजगार नहीं है। अच्छा अली, पेट्रोल महंगा होता है, गाड़ी चलाने वाले तो परेशान होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं?
देखिए मसला ये है ऑलरेडी महंगा शौक, तो हमें जितनी परेशानी लेनी है तो हमें घोड़ा लेने से पहले सोच लेना है कि पेट्रोल की चीज़ नहीं है, ठीक है, ये खाना मांगती है। आपने गाड़ी को चलाना है, उसमें पेट्रोल डालना है, इसको आपने चलाना है या नहीं चलाना है, इसको आपने खाना देना है, ठीक है। और एक खुराक में इसकी जो है वो जौ, चना, गंदम, तो ये एक घोड़ा एटलीस्ट हमें कॉस्ट करता है सिर्फ खुराक, मतलब जो इसका खाना है वो 25,000 रुपए पर मंथ जाता है जी, एक घोड़ा। हम बात करें घोड़ों की शौक की और स्टार्ट कैसे हुआ क्लब क्यों ना उसकी बात करें तो आई थिंक द मैन बिहाइंड दिस इज दानिश। जी जी, दानिश से आपकी मुलाकात करा। दिलों में ख्वाहिशात तो थी लेकिन मुझे दबी ख्वाहिश थी, उसको उजागर किया किसने? ये शौक तो था लेकिन शौक के लिए कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नजर आई, ये बड़ा जरूरी था। तो दानिश जरा मुझे बताएं कि हुआ क्या? ये सबसे पहले तो ये शौक तो देखा जाए तो मुझे बचपन से था, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग बन नहीं पा रही थी कि घोड़ा किस तरह से रखा जाए। फिर मेरे कज़न है वो आज आ नहीं सके, अच्छा, तो उनसे ये मुझे शौक पैदा हुआ। ये मेरे बैक साइड पे आपको वाइट घोड़ी नज़र आ रही होगी, सही से। ये सबसे पहली घोड़ी थी उन्हीं की। स्टार्ट में तो उसी पे मैंने राइड सीखी, अच्छा। उसके बाद में ये जिस घोड़े पे मैं सवार हूँ ये मेरा पहला घोड़ा था राइडिंग का, अपना खुद का ज़ाती। फिर कुछ टाइम गुजरा तो यानी वक्त के साथ साथ शौक बढ़ा, तो मैंने कहा क्यों ना इस शौक को आजकल के नौजवानों में भी डाला जाए। अच्छा। मैंने कराची के अंदर नौजवानों को तलाश करना शुरू किया फेसबुक के थ्रू कि कौन कौन घोड़े से मोहब्बत करता है, और OLX के थ्रू। तो काफ़ी मुझे तकरीबन इस वक्त मैंने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है 30 से ऊपर मेंबर्स हैं। अच्छा, सब कराची के। जी जी, और बड़े मतलब फेमस शौकीन हैं और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं उनके पास भी, सीनियर हैं। अच्छा। लेकिन इनको एक जगह इकट्ठा किया मैंने ग्रुप बनाकर, और फिर अपने घोड़ों में भी इजाफा हुआ, फिर दोस्तों को भी इसकी तरकीब दी, उनको भी घोड़ा दिलवाया। इस सफ़र में जब और लोग ऐड होते गए, फिर आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम लोग हब डैम गए थे जो हमारा सबसे बड़ा टूर रहा। ये सब गए थे जो मेरे साथ इस वक्त हैं? सब गए थे, और कितने मेंबर्स और हैं। उसके अलावा रिसेंटली अभी हम हद्दो डैम की तरफ गए थे, गडाप, तकरीबन 62 किलोमीटर सफ़र था वो भी। अब हम करते हैं ज़रा सदाम से बात और पूछते हैं पहले तो ये शौक कैसे पैदा हुआ, और फिर अब जो बिल्कुल मैं कहता हूँ ना प्रोफेशनल राइडर बन चुके हैं। सदाम, कराची में रहते हुए ऑप्शन तो एक ही होते हैं जिसने राइडिंग करनी है वो सीवी पर जाता है, क्या ऐसे ही मामला आपके साथ भी था? बिल्कुल ऐसे ही मामला थे। बचपन में सीवी जाते थे तो वहाँ पे भी शौक था कि यार खुद राइडिंग करें घोड़े की। अच्छा। तो वहाँ पे ये चल रहा होता था कि भाईजान हमें आप घोड़ा खुद चलाने दें। अच्छा। उस टाइम छोटे थे, घर वाले डरते थे, लेकिन ये है कि फिर भी हमने वहाँ जाके ना बहुत घोड़ा चलाया इस तरह के, खुद राइड करनी है, अलग से पैसे छुपा के उसको देते थे, यार मुझे राइड खुद करनी है। ज़्यादा शौक हो तो ऐसे ही होता है, जिससे बच्चे वीडियो गेम्स जिसने खेलनी है वो ज़्यादा खेल के आता है। आपने की हॉर्स राइडिंग। अच्छा सदाम, मुझे ये भी बताएं कि 6-8 महीने हो गए आपको प्रॉपर राइडिंग करते हैं? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है जो कि आप कराची की सड़कों पर राइडिंग करें। थोड़ा सा बताएं, जब आप घोड़े पर निकलते हैं ज़ाहिर है एक नया सा मामला लगता है, तो रास्ते में लोग पूछते हैं भैया घोड़े पे किधर? क्राउड का बिहेवियर इस तरह होता है, मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे होते हैं, और कुछ जगह ऐसा होता है बच्चे होते हैं वो जमा हो जाते हैं कि रेस होने वाली है। हम असल में ग्रुप में निकलते हैं ज़्यादातर। अच्छा, बलूचिस्तान भी गए आप लोग, सिंध के भी कुछ जगहों पर गए जी। कितना ट्रैवल किया इस घोड़े पर? हमने तकरीबन जो सबसे बड़ा अब तक का हमारा टूर रहा है ना वो बलूचिस्तान का ही रहा है। अब तक हम गए थे। अच्छा। 12 बार की मतलब हमारी वो थी, 12 बार तक हमने ट्रैवलिंग की है। अच्छा। तकरीबन 122 किलोमीटर। ज़्यादा टाइम हम बाइक चलाएं तो कमर में दर्द निकल आते हैं, घोड़े का क्या मामला है? घोड़े में तो बंदा फिट रहता है, अगर डेली आपकी रूटीन में अगर हॉर्स राइडिंग हो है ना तो आपको मतलब दर्द वगैरह नहीं होता। अच्छा। अगर आप काफ़ी टाइम बाद कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये है कि दर्द हो सकता है। अच्छा, वैसे आप करते क्या है इसके अलावा? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और इसके अलावा ये है कि अपना थोड़ा बहुत बिजनेस भी चला रहा हूँ। यार हम तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में थे, अगर हमारे पास होता घोड़ा, क्योंकि नई बाइक भी लो तो दिल करता है वही लेकर जाए यूनिवर्सिटी, नई गाड़ी हो तो वही गाड़ी लेकर जाए, आपको दिल करता है घोड़े पर जाए। मैंने एम बनाया हुआ अपनी यूनिवर्सिटी, अभी कोरोना वायरस की वजह से बंद है, ऑनलाइन चल रहा है, तो अभी जैसी यूनिवर्सिटी खुलेगी मैं घोड़े पे जाऊँगा। तो मेरी बड़ा मजे का माहौल वहाँ पे होने वाला है। क्या बात है, जबरदस्त। जो घुड़सवार यहाँ पर मौजूद हैं उनकी कोई ना कोई कहानी है। मैंने सुन लिया कहानी, थोड़ी सी कहानी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलरेज हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये सुन रखा है कि आपको तो सब जानवरों से ही मोहब्बत है, जानवर पाल रखे हैं आपने, लेकिन क्या मैं ये सही कहूँगा कि आप घोड़े से मोहब्बत बढ़ गई है? जी, राइडिंग करने के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह से। तो राइडिंग आप नहीं कर रहे थे पहले, फिर राइडिंग का शौक कैसे हुआ? जस्ट ट्राई करा, इन सब के साथ मिला। अच्छा। एक हम लॉन्ग रूट पे निकले गडाप की तरफ, उसके बाद माशाल्लाह से वो जो था वो बहुत बेहतरीन था। अच्छा। जो हमारा सफ़र रहा उस पर मैं पहली बार ज़िंदगी में बैठा और माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया वहाँ पर।
अच्छा, ये मैं दुरुस्त कहूँगा कि जब हम गाड़ी चलाने लगते हैं तो हम गाड़ी का तेल पानी चेक करते हैं, लेकिन इसको हमने चेक करना है प्यार करके। जी बस, इससे बहुत मोहब्बत करनी है। जितनी आप इससे मोहब्बत करेंगे उतना ही आपसे क्लोज आएगा, तो उतना ही करीब रहेगा ये। और सबसे बेहतरीन सवारी माशाल्लाह से। जबरदस्त जबरदस्त जी। और कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, ऐसी एक कहानी भी है हमारे पास। यूँ तो कहानियाँ दो हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं बाबर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर भाई, मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि क्या कभी घोड़े ने आपको गिराया? बिल्कुल जी। इनिशियली जो मैं इधर राइड करने आता था अपने दोस्तों के पास, अच्छा, तो मैं 1 महीना हुआ राइड करते हुए, फिर मैं बड़ा ही ज़बरदस्त एक घोड़े से गिरा। उसमें मेरा सांस रुक गया, 1 महीने तक मेरे रिब्स में दर्द रहा। लेकिन फिर ग्रुप में रहने का फ़ायदा ये था कि सब ने मोटिवेट किया कि नाउ यू हैव अचीवमेंट, तो अब आप घोड़ा ले लें। फिर मैंने बादल को लिया। अच्छा। और उधर से फिर ये सफ़र स्टार्ट। बादल इज़ लवली। चलें जी, हम चलते हैं सुहेल भाई के पास। और सुहेल भाई को भी घोड़े ने गिराया, और काफ़ी लगता है ज़्यादा गिराया। ये बाकी कहानी हम उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत तंग करता है। ये बहुत तंग करता है। ये तंग करता है कि आप तंग करते हैं? बस घोड़ों में होती है। एक नौजवान आज आया था, उसने भी घोड़ा चलाया। कैसा चलाया? शोएब भाई, आप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से राइड करा, कि मुझे इतना नहीं था कि आप इतना अच्छा चला सकोगे, लेकिन माशाल्लाह। थैंक यू। बेसिकली इन सब ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, मैंने घोड़े से। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलकर। और जब हम बात करें घुड़सवारी की, और जब हम बात करें कराची के नौजवानों की, जो कि कराची की सड़कों पर घोड़े दौड़ाते नजर आ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ग्रुप में इजाफा भी करते चले जा रहे हैं, नहीं इसमें लोग ऐड होते चले जा रहे हैं। तो पहले लीजिए घोड़ा और फिर चलाना सीखिए, क्योंकि घोड़े से आप जब मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो घोड़ा बड़ा एंजॉय कराएगा आपको। फिर अगर अम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जरा मार्केट जाओ, चीज लेकर आओ, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आप ये नहीं कहेंगे कि अम्मा पेट्रोल महंगा है, आराम से घोड़ा ले चले के सस्ता। ये भी नहीं है, सस्ता शौक नहीं है, खाता पीता है, खाना पीना वैसे ही महंगा होता है, लेकिन शौक का कोई मुल नहीं होता जनाब। जब आपको पसंद है ये तो जरूर कीजिए। और वैसे भी हम ये देखते हैं कि अर्तुगरुल गाजी की सीरीज के बाद वैसे ही घोड़ों से ना लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आज यहाँ पर आया, थोड़ी सी घुड़सवारी मैंने भी की, मुझे खुद बहुत मजा आया। हाँ, थोड़ा सा दूर, वरना मेरा दिल तो यही चाह रहा है कि मैं हर वीकेंड पर आऊँ और घुड़सवारी करूँ। तो वाह जी वाह, कहाँ आप चाबी लगाते हैं, गियर लगाते हैं, चाबी छोड़ के आप घोड़ा चलाने पहुंच गए। वैसे भी पेट्रोल जितना महंगा हो रहा है, वैसे एक घोड़ा भी रख लेना चाहिए। लेकिन आपने बताया कि ये भी बहुत महंगे महंगे घोड़े चारा भी महंगा होता है, वो जो खाता पीता है वो इतना सस्ता होता नहीं है। चलिए जी, एक खबर हमारे पास है अमेरिकी रियासत टेक्सास से। यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट की जो हेयरिंग थी, उसके दौरान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि वीडियो सेटिंग के दौरान जो विंडो है उसमें वकील के बजाय नजर आ रहा था बिल्ली का बच्चा, लेकिन बेसिकली ये बिल्ली का बच्चा नहीं था, ये थे तो वकील साहब ही। और ये फिल्टर था जनाब, फिल्टर ऑन रह गया था, तो इस विंडो में फिल्टर ऑन होने की वजह से ये बिल्ली का बच्चा नजर आ रहा था। फिर जब जज साहब ने वकील को मुखातिब करके कहा कि भाई ये बिल्ली किधर आ गई है, तो उन्होंने कहा दरअसल ये बिल्ली नहीं है, ये मैं ही हूँ। यकीन दहानी कराई गई कि वो बिल्ली नहीं थी, वो खुद थे और वो फिल्टर था। तो उसके बाद फिर ये कहा गया जी जनाब सेटिंग उन्होंने ठीक की, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल जो है उस वक्त हुई जब ये वीडियो वायरल हुई, और वायरल होने के बाद जज ने ट्वीट किया कि अगर बच्चे आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो वर्चुअल समात में आने से पहले फिल्टर सेटिंग अपनी चेक कर लिया करें, बिल्ली ना लगी हो। आपको याद है वैसे केपी से भी ऐसा ही मामला, एक रिपोर्ट हुआ, शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी बिल्ली बन गए थे। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी बिल्ली बन जाते हैं जनाब, क्योंकि वो फिल्टर्स ऐसे ऑन हो जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसा होता है। और वैसे भी इन कोविड जिस तरीके से हमने देखा है कि वर्चुअल इवेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो फिर जब कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, टैबलेट का इस्तेमाल हो रहा है, और फिल्टर ऑन रह गया, और स्पेशली बच्चों के हाथ में होते हैं आजकल ये, तो फिर आप यूं बन जाते हैं बिल्ली। अच्छा जी, ये मामला भी कुछ ऐसा ही था। इटली लेकर चलते हैं आपको। एल्पाइन विलेजेस में सहारा से आई सुर्ख रेत ने सफ़ेद बर्फ को सुर्ख रंग का कर दिया। और ये मनाजिर भी ज़रा आप देखिए, देखने वालों को ऐसे लगता है जैसे सहरा के ऊपर बर्फ आ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सहरा में तो बारिश भी नहीं होती, बर्फ कैसे आ गई? सहरा में बर्फबारी होती है, हमने ये कई मनाजिर दिखाए हैं। यस, सहरा में बर्फबारी होती है। मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है, मैं आज पहली बार इवन पाकिस्तान का नॉर्थ जो वहाँ पर भी सहरा है, वहाँ पे बर्फबारी होती है। और इससे मुतालिक आई गेस हमने शायद सऊदी अरब की वीडियो भी शेयर की थी, तो सहरा जहाँ पर हो, जब वहाँ विंटर्स होते हैं तो समटाइम्स वहाँ बर्फ होता कम है, लेकिन उसके मनाजिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। एनीवेज जी, खबरें शेयर करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ जी, शो का वक्त हो गया है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।